हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने कुछ एक स्पेशल चीज़ ला रहे हैं। और हम स्पेशल चीज़ें ला रहे हैं, हम आपके सामने कोई एक कॉमिक नहीं, दो कॉमिक नहीं, पूरा राज कॉमिक्स का एक सेट लेके आ रहे हैं। और इस राज कॉमिक्स के सेट की पूरी ये फुल वीडियो होगी। ये राज कॉमिक्स का पहला सेट था जिसमें कनकपुर की राजकुमारी, ठगों की नानी, खूनी हवेली का रहस्य, अविनाश दूत कॉमिक्स थी। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे धमाकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महाधमाका। कॉमिक्स माई लाइफ प्रेजेंट्स राज कॉमिक्स का सेट वन फुल, जिसमें सबसे पहले हम कॉमिक्स स्टार्ट करेंगे कनकपुर की राजकुमारी। ये सबसे पहली कॉमिक्स थी राजकुमारी राज कॉमिक्स की, और सबसे पहला सेट था ये राज कॉमिक्स का। तो ये पूरा सेट हम एक साथ एक वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाधमाका। कनकपुर की राजकुमारी, ठगों की नानी, खूनी हवेली का रेस, विनाश दूत, राज कॉमिक्स का सेट वन फुल। फर्स्ट कॉमिक्स सेट वन, कनकपुर की राजकुमारी। प्रिय नगरी का राजा प्रियदत्त बड़े ही मृदु स्वभाव का और कुशल शासक था। राज्य में सभी लोग उससे बेहद प्रसन्न थे। प्रियदत्त की इकलौती पुत्री का नाम कंचन बाला था। रूप में वह स्वर्ग से उतरी हुई किसी अप्सरा से अधिक सुंदर थी। और जैसे जैसे बड़ी हो गई होती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन, सुनो रानी, राजकुमारी अब सयानी हो गई है, मुझे उसके विवाह की चिंता खाई जा रही है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मेरी राय में कोई सुंदर सा राजकुमार ही उसके लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन पहले हमें अपनी बेटी की राय भी तो जान लेनी चाहिए, वह कैसा पति चाहती है। अवश्य महाराज। शीघ्र ही राजकुमारी कंचनबाला को बुलाया गया। तुम कैसा पति चाहती हो बेटी? मगर माँ, हाँ हाँ, शर्माओ नहीं। मगर पिताजी, मैं अभी विवाह करना नहीं चाहती। क्या? जी हाँ, आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। यह मुमकिन नहीं है बेटी। पुत्री हमेशा ही पराया धन होती है। हम कोई अच्छा सा वर देखकर तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी ठीक करें। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होना है, लेकिन मैं उसी युवक से विवाह करूंगी जिसने कनकपुर देख रखी हो। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त सहज मंजूर है। जाओ, नगर में दूर दूर तक देशों में मुनादी करवा दो कि जिसने भी कनकपुर देखी है वह महल में आकर हमसे राजकुमारी का हाथ मांग ले। जो आज्ञा महाराज। कनकपुरी? तुमने कहीं सुना है कनकपुरी? नहीं, मैंने भी नहीं सुना। नहीं, तुमने अवश्य कनकपुरी में कोई भेद छिपा है, अन्यथा महाराज इतनी बड़ी शर्त कदापि नहीं रखते। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी। न जाने कनकपुरी कहाँ होगी। अगले दिन सुबह सुबह ही नगर की मुनादी का ढोल गूंजने लगा। कनकपुरी, सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। कनकपुरी को देखने वाला पुरुष महाराज से आकर राजकुमारी का हाथ मांग ले। कनकपुरी का नाम तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। मैं भी देश विदेश घुमा हूँ, मगर कनकपुरी? लगता है महाराज प्रियदत्त की राजकुमारी को आजीवन कुंवारी ही रखना चाहते हैं। कहाँ होगी ये कनकपुरी? प्रियनगर में ही रत्नभूषण नाम का एक स्वस्थ व जवान युवक रहता था। उसके पीछे उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता था। वाह, इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो फूली नहीं समाएगी। माँ, आहा बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरा व्यापार काफ़ी खूब चला है। जीते रहो बेटा। अब तो मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दे। कैसी इच्छा माँ? घर में एक सुंदर सुशील बहू ला दे, इसके बाद कोई चिंता नहीं रहेगी। ओहो माँ, तुम तो बस, तूने कुछ सुना है बेटा? आजकल शहर में सिर्फ कनकपुरी के चर्चे हैं। ओहो, मैंने दूसरे शहर में भी सुना था माँ। क्या ये सच है? हाँ बेटा, मगर आज 15 दिनों बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कनकपुरी देखी हो। तूने सुनी है कहीं? सुनी होती तो महाराज से राजकुमारी का हाथ ना मांग लेता। राजकुमारी बहुत बड़ी लड़की है, काश उस जैसी कोई तेरी दुल्हन बनती। उस जैसी क्यों माँ, वह क्यों नहीं? ये तो क्या कह रहा है बेटे? क्या ऐसा संभव है कि राजकुमारी? हाँ माँ, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। कैसी योजना है रे? मैं सोचता हूँ कि जब 15 दिनों में किसी ने कनकपुरी को देखी हुई होने का दावा नहीं किया तो इसका मतलब कनकपुरी कहीं है ही नहीं। अगर मैं महाराज से कह दूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है तो प्रसन्नतापूर्वक राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मगर यह तो धोखा होगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं महाराज, अगर कनकपुरी ने कहीं है ही नहीं तो इसमें धोखा कैसा माँ? मुझे डर लग रहा है कहीं महाराज की हकीकत का पता चल गया तो। तुम बेकार ही मत घबराओ, बस अब दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। मैं अभी महाराज के पास आता हूँ। राजमहल पहुंचकर महाराज से जाकर कहो मैंने कनकपुरी देखी है। बहुत अच्छा हुजूर। पर दरबान ने
महल के भीतर जाकर महाराज को सूचना दी। ओहो, उसे तुरंत सम्मानपूर्वक अतिथि कक्ष में लाओ। जी महाराज। दरबार में जाने के पश्चात आखिर इतने दिनों बाद कोई तो आया जिसने कनकपुरी देखी है। हमें तुरंत ही अतिथि कक्ष की ओर चलना चाहिए। कहो युवक, तुम कौन हो? तुमने कनकपुरी कहाँ देखी? मेरा नाम रत्नभूषण है महाराज। कपड़े के व्यापार के सिलसिले में मैं अक्सर ही देश विदेश घूमता रहता हूँ। इसी दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी है। तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा युवक? मैंने वहाँ सुनहरी नदी देखी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनसे निकलते झरने देखे और बस रहने दो पिताजी, इस व्यक्ति ने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी। इसे धक्के देकर महल से बाहर निकाल दे। इसकी ये मजाल हमें धोखा दे। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने रत्नभूषण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बड़ा है कनकपुरी देखने वाला। हा हा आहा आहा, आज बहुत बेइज्जती हुई है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को? मगर समझ में नहीं आता। मैं इस समय प्रण लेता हूँ कि जब तक कनकपुरी को ढूंढकर राजकुमारी को न ले आऊँ, अपनी माँ को अपनी शक्ल हरगिज़ नहीं दिखाऊंगा। मगर समझ में नहीं आता राजकुमारी ने ऐसी बेतुकी शक्ल रखी क्यों? क्या है उसने देखी है कनकपुरी? उसने देखी होगी कनकपुरी कहीं तो होगी। और वह कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में कुटिया नजर आने लगी। वह चौंक गया। इस निर्जन जंगल में एक कुटिया, अवश्य इसमें कोई रहता होगा। चलकर देखना चाहिए। ओह, यहाँ तो कोई पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं। मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी, रत्नाभूषण ने सारी कहानी क्या सुनाई। अब तो आप ही सहारा है बाबा, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारे इस कार्य में करने के दृढ़ संकल्प से हम प्रसन्न हुए बच्चा, परंतु कनकपुरी तो हमने भी कभी नहीं देखी। हाँ, अगर तुम रामवन जाकर केशधारी बाबा से मिलो तो वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुझे वहाँ तक पहुँचाने का कोई उपयुक्त मार्ग बताएं। तो सुनो, यहाँ से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे रामवन है, जहाँ केशधारी बाबा का निवास है। अच्छा बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए। रत्नभूषण राम भवन की ओर चल पड़ा। 7 दिन की लगातार यात्रा के बाद एक भयानक जंगली जानवरों से भरे जंगल में पहुंचा। उफ, लगता है पूरा जंगल ही भयानक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। मुझे सावधान रहना होगा। वही हुआ जिसका उसे डर था। ओहो, तेंदुआ, हिरण, गर्र गर्र। अभी रत्नाभूषण समझ में पाया था, तेंदुए ने उस पर आक्रमण कर दिया। हिरण, आहा। नीचे गिरते गिरते भी उसने तुरंत तलवार मैदान से बाहर निकाली और तेंदुए पर टूट पड़ा। गुर्र, अब तू नहीं बच सकता दुष्ट। उस खतरनाक तेंदुए को मौत के घाट उतारने पर आगे बढ़ चला। शायद वही ये काला पर्वत है। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। उस काले पर्वत के नीचे उतरा तो उसे कुटियाधारी की केशधारी दिखाई। यही है कि बाबा केशधारी। मेरी यात्रा सफल रही। ओम नमः शिवाय। वह बाबा केशधारी के निकट पहुंचा। उसकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 दिन पश्चात उनकी आँखें खुली। मैं तेरी भक्तिवाद से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल क्या अच्छा है तेरी। मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें बाबा। ओहो कनकपुरी, देखो बेटा, ठीक ठीक पता तो मुझे तो तुम्हें मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मृदंग द्वीप के राजा से मिलो तो वह उन्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य बता देगा। यहाँ से 20 कोस दूरी पर कई व्यापारियों के जहाज आते हैं। धन्यवाद बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कनकपुरी पहुँच सकूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। केशधारी बाबा से मिलने के पश्चात जब वह बंदरगाह पहुंचा तो एक जहाज मृदंग द्वीप के संस्थान पर रहने वाला था। रत्नभूषण ने घोड़े से वहीं विदा ली। सुनो मित्र, हमारा तुम्हारा साथ यहीं ख़त्म होता है। ज़िंदगी शेष रही तो फिर मिलेंगे। हिरण। कुछ देर बाद जहाज वहाँ से रवाना हुआ। न जाने कब पहुँचूंगा भी या नहीं। 3 दिन तो बड़े आराम से गुजर गए, मगर चौथे दिन एकाएक आकाश में बादल मंडराने लगे। ओहो, कहीं तूफान तो नहीं आने वाला? भगवान न करे ऐसा हो। जिसका डर था वही हुआ। पाल को खोल दो मूर्खों। मगर तभी उफ, अब मुश्किल है। कप्तान ने जहाज़ को बचाने का प्रयत्न किया, परंतु भयानक लहरों ने जहाज़ को अपने आगोश में समेट ली। कड़ाक। भरे पानी में हाथ पैर मारते रत्नभूषण को जहाज़ में एक टूटा हुआ तख्त दिखाई पड़ा। आहा, अगर वह तख्त मेरे हाथ लग जाए तो जान बच सकती है। मगर तभी तख्त की ऊंची लड़कों को तख्त ने ऊपर ला पटका। उस तख्ते के सारे एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। तख्ते पर लेटे लेटे न जाने कहाँ से कब उसकी आंख लग गई। तूफान भी अब शांत हो चुका था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक वीरान जगह पाया। यह मैं कहाँ गया? उफ, न जाने मेरे बाकी साथियों को क्या हुआ होगा। उस द्वीप में घूम देकर देखा जाए यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। शायद मैं बेकार ही भटक रहा हूँ। लगता है बिल्कुल निर्जन द्वीप है। तभी अरे, आवाज़ कैसी! इस वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ। शीघ्र ही नरभक्षी जंगली। वृक्ष से उतरकर वह वापस समुद्र की ओर भागा, मगर तब तक 2 जंगलियों ने उसे भागते हुए देखकर वार कर दिया। लेकिन वह बिल्कुल करीब आते हुए जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा। बाप रे, बाल बचा, लेकिन अब इनसे निपटना ही होगा। लो मरो, हाय आहा। वह भागकर पुनः तख्ते पर लौटा, खुद को लहरों के हवाले कर दिया। 2 दिन तक वह भूखा प्यासा ही
समुद्र में भटकता रहा। कैसी विडम्बना है, पानी में रहकर भी इतना प्यासा। तीसरे दिन अचानक, रोको रोको, अरे वह देखो, कोई मुसीबत का मारा लगता है। इसका जहाज डूब गया है। वह किसी प्रकार तख्ते की मदद से जीवित है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ जहाज का रुख मोड़ दिया गया। कुछ ही देर में जहाज उसे करीब पहुंचा। इस रस्से को थाम कर ऊपर आ जाओ। उस रस्से की मदद से जहाज पर चढ़ गया। जहाज के कर्मचारियों को पूछने लगा। उसने अपनी आपत्ति न कह सुनाई। अरे फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आ पहुँचे हो। हमारा जहाज भी मृदंग द्वीप की ओर ही जा रहा है। क्या सच? हाँ, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मृदंग द्वीप पहुँचकर वह पूछता हुआ व्यापारियों के राजा तक जा पहुँचा और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात राजा ने कहा, वैसे तो मेरे जहाज दूर दूर तक जाते हैं, मगर आज तक मैंने कनकपुरी का नाम नहीं सुना। ओह, फिर तो मेरी यात्रा बेकार रही। परेशान मत हो मुसाफिर, हमें उम्मीद है कि कल जबंग द्वीप में लगे रहे आषाढ़ के मेले में अवश्य तुम्हें कनकपुरी का पता लग जाएगा। जबंग द्वीप का मेला? हाँ युवक, यह मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। आज हम शाम को ही प्रस्थान करने वाले हैं। शाम होते ही हम जबंग द्वीप पहुँच जाएंगे। वह कल सुबह ही मुसाफिर। वह सामने क्या है महाराज? समुद्र में उगा एक बड़ा वृक्ष है। उसकी शाखाएं 10 मील दूर तक फैली हैं। यही नहीं, उस वृक्ष के नीचे एक भयानक भंवर भी है। अगर कोई जहाज उसमें फंस जाए तो फिर उसे लौटकर आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी सुनंदाई कहा था कि तेज हवा चलने लगी, जहाज से हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा है महाराज। क्या? देखते देखते जहाज उस वृक्ष की भयानक भंवर में फंस गया और डूब गया। लेकिन रत्नभूषण के हाथ में उस विशालकाय वृक्ष की एक टहनी आ गई थी। राजा ने बहुत कोशिश की मगर डूबने से बच ना सका। आहा, ओहा, मेरे कारण एक जहाज डूबा, फिर दूसरा। मेरे कदम ही मनहूस हैं। लगता है मैं भी कनकपुरी नहीं पहुंच पाऊंगा। अब इस वृक्ष पर ही मेरी कब्र बन जाएगी। वह उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ गया। शाम को तीव्र शोर के कारण उसकी आँख खोली। फड़ 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 फड़। हे ईश्वर, इतने विशाल पक्षी! अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो हमारी खैर नहीं, मेरी खैर नहीं। जानते हो पक्षीराज, आज मैं कनकपुरी गया था। वास्तव में उसे खूबसूरत जगह आज तक नहीं देखी। ओहो, तब तो हमें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताओ, कल भी हम वहाँ जाएंगे। रत्नाभूषण उन पक्षियों को मनुष्य की बोली बोलता देख दंग रह गया। बोलने वाला पक्षी? शायद अनजाने में ही कनकपुरी पहुँचने की इच्छा पूरी होने वाली है। फिर बेसब्री से पक्षीराज वहाँ से उड़ने का इंतजार करने लगा। रात के अंतिम प्रहर शुरू होते ही पक्षी जैसे उड़ने लगा, रत्नाभूषण पक्षीराज की टांग से चिपक गया। वह विशालकाय पक्षी के कनकपुरी की धरती पर उतरते ही रत्नभूषण फूर्ति के साथ पक्षी से दूर हट गया और वृक्ष की ओर में आ गया। पक्षी के जाने के बाद रत्नभूषण वृक्ष के पीछे से बाहर निकला। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तभी धरती के मनुष्य का यक्षों की धरती कनकपुरी पर स्वागत है। तुम कौन हो मित्र? यक्षों के राजा के दूत तुम्हें लेने आए हैं। महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओहो, प्रणाम महाराज, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज हम तुमने यहाँ पहुँचकर वर्षों से मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया। युवक, मैं समझा नहीं महाराज। सुनो बेटे, वर्षों पहले एक ऋषि के शाप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई थी। तब ऋषि ने हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कदम रखेगा उसी दिन हमारी बेटी वापस मिल सकेगी। मुझे उसका विवाह भी उसी मनुष्य के साथ करना होगा। आज मेरे नगरवासियों के लिए जश्न की शाम होगी। सैनिकों, जाओ, सारे नगर में दुल्हन की तरह से जाओ और रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी हमसे मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो अब शीघ्र ही प्रियनगरी पहुंचना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश लौट सकते हो। अब हमारे सैनिक तुम्हें कनकपुरी की सैर कराएंगे, जैसी आपकी इच्छा। सैनिकों, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए। आप बेफिक्र रहें महाराज। घूमते घूमते एकाएक रत्नाभूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पड़ी। अरे वाह, क्या बढ़िया मूर्ति है! मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। क्षमा करें, उस तरफ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, लेकिन मैं तो जाकर ही रहूँगा। उस मूर्ति की शक्ल देखती आश्चर्य गया। प्रियनगर की राजकुमारी कंचन बाला की मूर्ति, और यह घोड़ा भी शायद उसी राजकुमारी का ही है। यह क्या रहस्य है? जैसे ही वह घोड़ा पछुआ वह तालाब में गिरा, छपाक, और जैसे ही पानी से सिर बाहर निकाला। अरे किसी ने कनकपुरी को देखा हो वह राजा से मिले। तो क्या मैं वापस प्रियनगरी वापस जाऊँ? चलो, यह भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षों की राजकुमारी लौट आती तो उसे शादी से इनकार करने पर मेरे साथ क्या सलूक किया था। अरे रुको भाई, मैं भी कनकपुरी देख कर आ रहा हूँ। मुझे महाराज के पास ले चलो। ठीक है, चलो। राजमहल के भीतर। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ महाराज, वह कहता है कि अभी भी कनकपुरी से ही लौटा है। जाओ, तुरंत हमारे सामने हाजिर करो। जो जी हुक्म। राजभूषण के राजा के सम्मुख पेश किया। अरे तुम तो एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो। लगता है बाहर की आज़ादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती।
इस धोखेबाज को फ़ौरन ही काल कोठरी में डलवा दीजिए महाराज, इस दुष्ट के लिए यही सज़ा उपयुक्त रहेगी। मगर महाराज मेरी बात तो सुनिए, मैंने कनकपुरी देखी है, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सैनिकों इस तुरंत काल कोठरी में डाल दो। मैं काल कोठरी जाने को तैयार हूँ, मगर जाते जाते एक बार राजकुमारी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो युवक। मैं जानना चाहता हूँ कि कनकपुरी के तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है। यह सुनते ही राजकुमारी का एक प्रश्न उठी, बोली, इसे छोड़ दिए पिताजी, इसने सचमुच कनकपुरी देख ली है क्या? अब तुम ही से होगा मेरा विवाह। नहीं पिताजी, इस मनुष्य ने के कनकपुरी देख जाने के बाद अब ऋषि का शाप भी खत्म हो चुका है। रत्नभूषण ने कनकपुरी में जो पत्थर सफ़ेद मूर्ति देखी थी वह मेरा त्यागा हुआ शरीर है, जिससे अब मुझे शरीर को त्याग कर पुनः प्रवेश करना है। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर अब आपकी जिद की पर मुझे शर्त रखनी पड़ी। मगर मैं न जानती थी कि यह युवक उस शर्त की पूरी करके मुझे शाप से मुक्ति जाएगा। अब तो हर हाल में मुझे लौटना ही होगा। नहीं, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ से जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना, तुम खुद ही कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी अब वहीं होगा। कहने के बाद राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। आहा। बाद में राजवैद्य ने राजकुमारी की मृत्यु की पुष्टि की और अगले ही पल रत्नभूषण ने राजकुमारी को याद किया। मुझे अपने पास बुला लो राजकुमारी। अगले पल, अरे क्या यह आपकी बेटी है? हाँ। यह सब क्या चक्कर है महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं, दरअसल मेरी बेटी पहले ही बहुत चंचल थी। इसकी चंचलता के में आकर एक बार एक ऋषि का अनादर कर दिया, जिसने इसे मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। काफ़ी क्षमा मांगने पर ऋषि ने बताया कि इसके विवाह का समय आने पर यह सब ठीक हो जाएगा। अतः मनुष्य योनि में राजा प्रियदत्त के घर जन्म लेने के बाद विवाह का समय आया तो आगे तो तुम सब कुछ जानते ही हो। लेकिन क्या विवाह के पश्चात मुझे भी यहीं रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हें एक माँ है, तुम उसे भी यहीं ले आना। और फिर कुछ दिनों बाद रत्नभूषण और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। तो बच्चों, देखा तुमने, अगर प्रयास किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। अब इसके बाद इसी कॉमिक्स में एक दूसरी कहानी आती है, कनकपुर की जो राजकुमारी है उसी में दूसरी एक कहानी है कॉमिक्स के अंदर, चार महारथी। रंगपुरी राज्य में बुद्धराज नाम का एक राजा राज करता था। अपने काम का वह अपना खाली समय तीरंदाजी करके बताता था। वाह क्या निशाना लगाया है। एक बार क्यों ना तीरंदाजी के क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करूं कि आज तक किसी ने वैसा ना किया हो। राज बुद्धराज की पत्नी का नाम था महारानी सुंदरवती, किंतु राजा प्यार से उसे सुंदरी कहता था। यह विचार कर राजा महारानी के पास पहुंचा। सुनो सुंदरी, तुम्हारी नथ बहुत खूबसूरत है, उसमें भी खूबसूरत है मेरा निशाना। मैं चाहता हूँ कि अपना तीर तुम्हारी नथ को नाक की नथ के पार कर दूँ। आप क्या करें महाराज, अगर कहीं निशाना चूक गया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या तुम्हें मेरे निशाने पर भरोसा नहीं है? लेकिन अगर निशाना चूक गया तो तीर मेरी आँख, नाक और गले में लग जाएगा। डरो नहीं प्रिय, मुझे अपने निशाने पर पूरा यकीन है। तुम कहो तो 50 हाथ दूर उस वृक्ष की पास जाकर खड़ी हो जा। 50 हाथ दूर, तब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और फिर याहू, हे प्रभु रक्षा करना। उफ। कहो सुंदरी, मेरे जैसे निशानेबाज इस दुनिया में और कहीं होगा? सचमुच कमाल है, असंभव, मिलना मुश्किल है। वाह चलो, हमारे पास भोजन का समय, मैं तो बेकार ही डर गई थी। चलिए। अगले दिन, वही है क्या, तुमने नथ क्यों उतार फेंका? अब मैं किस चीज़ का निशान लगाऊंगा? अच्छा हुआ जो मैंने ये नए नथ उतार कर रख दी। आज शायद आज भी, कल न जाने कहाँ गिर गई हो। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी कानों की बालियों को एक साथ अपने तीर से निकालूंगा। क्या? मेरी रक्षा करना प्रभु। अगले ही पल, आहा सन्न, आहा। कहो सुंदरी, हमसे बढ़कर कोई तीरताज है? जी नहीं। उसके कई दिनों बाद तक ये सिलसिला जारी रहा। मौत के वजह से सुंदरी दिन ब दिन सूख कर कांटा होती चली गई। बेटी की स्थिति जानकर सुंदरी की माँ खुद पड़ोसी देश की शासकती उससे मिलने आई। उसकी हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू भरा है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? तो फिक्र मत कर बेटी, मैं तुझे इस विपदा से निकालने के लिए ही यहाँ आई हूँ। सुनो बेटी, इस बार जब मैं तुमसे निशाना बारे में पूछे, तुम ये कहना देना। उसके बाद माँ ने उसके कान में एक योजना बताने लगी। बहुत अच्छा माँ। अगली शाम, कहो सुंदरी, हमको कोई निशानेबाजी इस दुनिया में? अगर आप बुरा ना माने, दिल की बात कहूँ? हाँ कहो। इस बात का जवाब पाने के लिए आपको दुनिया घूमनी होगी। घर बैठे बिठाए तो आपको आपसे अच्छा निशानेबाज मिलने से रहा। अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने जाता हूँ। लेकिन अगर मुझसे अच्छा निशानेबाज हुआ ही नहीं तो जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें रोज़ 5 बार अपनी नस में से मेरा तीर निकलवाना होगा। और अगर तुम जीती तो 1 साल तक मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा और 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। अभी तक यह निशानेबाज नहीं मिला है। मुझसे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। पर यह कौन खड़ा है? इतने इसके हाथों में धनुष बाण भी हैं। चलो इतने दिनों तक बाद कोई दिखा तो सही, चलकर इसी से पूछता हूँ। क्यों भाई, यहाँ कोई शिकार की तलाश कर रहे हो? शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई।
अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ, मगर तुम कौन हो? कुछ सोचकर राजा ने अपने वास्तविक परिचय उसे नहीं दिया और घोड़े से उतर कहा, मेरा नाम बुद्धराज है और मैं अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया तुम कौन हो, शिकार करने का क्या मतलब है, गिनने का? सुनो मित्र, मेरा नाम धनुषराज है। शिकार गिनने में तो अभी काफ़ी समय पड़ा है। तब तक तुम मुझे यह बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में इस प्रकार जंगल जंगल घूम रहे हो। बुद्धराज ने उसे तीरंदाजी के गुण बताए, फिर गड़बड़ी मुस्कान के साथ बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जहाँ तीरंदाज का ये है। हा हा हा। सुनते ही धनुषराज ठाका लगा हंस पड़ा। तुम हंसते क्यों? मैंने तो कोई मजाक नहीं किया। अच्छा होता अगर ये सच में मजाक ही होता। अफसोस कि तुम सरतार गए। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। क्या मतलब? अभी बात कर रहे तभी आहा मेरा शिकार आ गिरा। यह मैं क्या देख रहा हूँ? ना इसने मेरे सामने शिकार किया, ना ही को तीर चलाया, फिर तीर से घायल पक्षी कहाँ से आ गिरा? यह सब क्या करिश्मा भाई, मेरे को समझ नहीं आया। मेरा नाम धनुषराज जो ही नहीं है। जानते हो, हम पक्षी को 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 10,000 मील दूरी से तीर मारा था और मुझे गिरने का स्थान का पूरा पूरा अनुमान था, जो कि सही निकला। अब अगर मुझे मेरी पक्षी बात का यकीन नहीं तो पक्षी वाले तीर से तरकश में रखे तीर को मिलाकर देख लो। दोनों तीर एक से हैं। उसका मतलब मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक तब मुझे 1 वर्ष तक सुंदरी को अपना मुंह ही दिखाना है, क्योंकि फिर क्यों ना मैं धनुषराज के साथ ही रहूं और इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में माहिर हो जाऊं। भाई मैं मान गया, तुम वास्तव में मुझसे 1000 गुना तीर था। जो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। इस प्रकार मेरी 1 वर्ष भी आसानी के साथ बीत जाएगा। मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी, शिष्य तो नहीं। अभी तुम मित्र बनकर जरूर मेरे साथ रहो, मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तुम्हें दुनिया देखने निकला था, तुम्हारे साथ समय पाकर आसानी से गुजरेगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़े। नदी पार घूमते घूमते पर्वतीय इलाके में पहुँचे। हा हा हा। अरे पर्वत पर चढ़ा व्यक्ति कौन है और इस प्रकार क्यों हंस रहा है? जरूर पर्वत के पार कोई तमाशा हो रहा होगा, जिसे देखकर वह इस प्रकार हंस रहा है। हमें देखना चाहिए। यहाँ तो कोई तमाशा वगैरह नहीं है। फिर आश्चर्य हंस के रहा। चलो इससे पूछते हैं। सुनो मित्र, तुम इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? मुझे तो ये पूरा विक्षिप्त लगता है। विक्षिप्त क्या कहा? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई। दरअसल हम तुम्हें अकारण ही हंसता देख। ओहो, मगर मैं अकारण नहीं हंसता। जानना चाहते हो मैं क्यों हंस रहा था? मैंने सुना है मेरा तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा है। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हो रहा था कि तुम दोनों ने मेरा सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। माफ़ करना मित्र, लेकिन यह बताओ तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तब दोनों ने अपनी योग्यताएं उसे बताईं, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। आहा, तुम्हारे जैसे मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो, अब हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद तीनों उन घोड़ों पर सवार हो गए। तीनों में तो देश विदेश की यात्रा करते हुए बढ़ते जा रहे थे कि एक दिन इस भयानक जंगल में अकेला क्या कर रहा है? बुद्धराज ने घोड़ा रोककर उसके करीब पहुंचा। क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ी की खोज में अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफ़ी सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी मुझे। क्या, सिर्फ लकड़ी काटने के लिए घर से 40,000 मील दूर निकला है? मगर ये सच है, मेरा घर उत्तर से यहाँ 40,000 मील दूर है। तुम अवश्य हमसे मजाक कर रहे हो। ऐसा भी कभी हुआ है? फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा इत्यादि भी नहीं दिखाई पड़ता। मुझे घोड़े की क्या ज़रूरत है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेज़ी के साथ सिर्फ एक क्षण में 1,000 मील भाग सकता हूँ। मेरा नाम धुतराज है। तुम कितना सच बोल रहे हो यही पता लग जाए। गिद्धराज, जरा देख कर बताओ क्या धुतराज सच बोल रहा है? अभी देखता हूँ। उत्तर की ओर 40 मील दूर एक नीम का बड़ा सा वृक्ष है। इसकी छाया में सिर्फ एक ही मकान वहाँ बना हुआ है। बस वही मेरा मकान है। मगर तुमने? इस प्रकार सबने अपना परिचय दिया। सबके गुण जानने के बाद बोला, मित्रों, मैं घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर को निकले हैं। तुम भी साथ आओगे तो और भी अधिक मनोरंजन होगा। इस तरह वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। धृतराज पहले ही वहां पहुंच चुका था। हैरानी है, सारे बाजार बंद हैं, गलियां सुनी पड़ी हैं। क्या कारण होगा? मुझे पास ही एक बड़ वृक्ष के नीचे कुछ लोग एकत्रित हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम उन्हीं के पास चलकर इस उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ पलों में वे उस वृक्ष के पास पहुंचे। आप कौन है मित्रों? हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी छाई हुई है तो कारण पूछने आपके पास चले आए। हमारा राजा का एक ही लड़का है, मगर इस समय वह एक ऐसी भयानक बीमारी से लड़ रहा है कि जिसका इलाज इस शहर से 20,000 मील दूर अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को ना पिलाया तो फिर इसे कोई नहीं बचा सकता। उसके लिए महाराज ने शर्त भी रखी है कि जो कोई भी पानी लगेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके आधा राज्य भी उसे दे देंगे।
ओह, तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे। फिर सूरज डूबने से 1 घंटे पहले चारों मित्र उसी बड़ वृक्ष के नीचे लगी सभा में पहुँचे। हमें अपने राजा का महल दिखाओ, फिर हम वह जल 1 घंटे से पहले ही ला सकते हैं। उसके रास्ते में बारे में पूछकर चारों मित्र महल में पहुंच गए। दरबानों ने उन्हें राजा के सामने उपस्थित किया। हमें तुम्हारी बात पर यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारे बाकी तीनों मित्रों का सर कलंक कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज, मगर हमें यह शर्त मंजूर नहीं। अगर किसी कारणवश तुम्हें रास्ते में देरी हो गई तो बेकार में हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। तुम धन्य हो मित्र। अगर समय पड़ने पर मित्र के काम ना आए तो कौन आएगा। यदि तुम्हें शर्त मंजूर है तो मुझे मंजूर है। तुम शीघ्र ही रवाना हो जाओ मित्र धृतराज। फिर महाराज से रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करके धृतराज अमृत झरने की ओर दौड़े पड़ा और कुछ देर बाद गिद्धराज ने देखना प्रारंभ किया। प्रिय गिद्धराज, जरा देखकर बताओ कि धृतराज इस समय उस झरने से कितनी दूर है। लो, वह झरने तक आ पहुँचा है, मगर अब पानी भर रहा है। मगर अरे, जिस वृक्ष के नीचे बैठा धृतराज, झरने का पानी एक लोटे से भर रहा है। उस वृक्ष को से एक भयानक अजगर उतरकर उसकी ओर बढ़ रहा है। आहा, बचाओ। शायद हमें क्या हुआ। मुझे उस अजगर की सही से स्थिति का पता बता सकते हो। मैं अपने तीर से उस अजगर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तीर एकदम सही निशाने पर लगा। अजगर की पकड़ ढीली होती जा रही थी। बस अब कुछ क्षणों में वह यहाँ आ जाएगा। कुछ ही देर में धृतराज द्रुतगति से भागता हुआ महल में आ पहुँचा। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। पानी पीने का मैं ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुमसे किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम्ही को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। राजकुमारी से विवाह का असली हकदार धृतराज ही है महाराज। हम अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुष राज और गिद्धराज तो केवल उसकी मदद की है। यह झूठा है महाराज। सारी योजना मेरी थी। योजना कैसी योजना हो, फिर कमबख्त क्या बक गया। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, अगर मैं योजना न बनाता तो हम कभी इस राज्य में न पहुँचते और ना ही हम आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। कैसा षड्यंत्र, क्या बक रहे हो तुम। सुनिए महाराज, हम तीनों में से कोई भी विशेष योग्यता नहीं रखता। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं। हम उस ठगी के धंधे से बिल्कुल उगता चुके थे और हम चाहते थे कि हम उस भी शरीफों का जीवन व्यतीत करें। इसके लिए हम तीनों ने अपने राजा के दरबार में विशेष स्थान पाने के लिए एक योजना बनाई। हम राजा के तीरंदाजी शौक के बारे में जानते थे। रानी जी की माँ भी राजा जी के इस कृत्य से दुखी हो गई थी। उसके बाद उसके पास पहुंचकर उन्होंने यह बात रानी के जरिए राजा के कानों में डालने को ही। हमारी योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया और हम छद्म वेश में राजा जी के पीछा करते रहे और वक्त पड़ने पर धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया। इसी बीच में गिद्धराज मेरे ही जैसे तीर से पक्षी मार गिराया और महाराज मुझे चमत्कारी तीरंदाजी मान गया और महारानी जी का दिया वचन निभाया। हे भगवान, तो यह सब झूठता हो। फिर क्या हुआ। हाँ महाराज, योजना अनुसार हम आगे बढ़े और आपका परिचय गिद्धराज और धृतराज से हुआ, जबकि वास्तव में धृतराज के पास एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि धृतराज हमसे पहले पहुँचे। यहाँ पहुँचकर हमने सारे शहर में छाई उदासी का कारण पूछा। फिर राजकुमारी की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने तक का पता जानने के लिए वैद्य जी के घर गया। मगर बस अब कुछ ही देर की बात है महामंत्री जी, सूरज छिपने वाला है। दवा के बहाने मैं राजकुमार को जहर दे दूंगा। वाह, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा वैद्य जी। उत्तराधिकारी की मौत के कुछ समय बाद ही राजा जी की मौत की दुर्घटना हो जाएगी। उसके बाद जी 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 तो यहाँ यह चक्कर चल रहा है। मैं उस समय वैद्य के पास पहुँचा। उसे डराने धमकाने उसने, मुझे छोड़ दो। अगर तुम सज़ा से बचना चाहते हो तो तुरंत राजकुमारी की बीमार दवा मुझे दो और अपनी ज़ुबान भी बंद रखो। जैसी आपकी इच्छा मैं आपको दवा दिए देता हूँ। उसके बाद सारी कहानी आपके सामने। सच्चाई तो है, राजकुमार के नगर में एक ही कुएं में पानी दवा मिलाकर पिलाने गई, जिससे राजकुमारी स्वस्थ हो गए। सारी कहानी भी झूठी थी जो कि गिद्धराज आप सबको सुनाई। सैनिक महामंत्री और वैद्य पकड़कर ले गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारा फैसला स्वयं राजकुमारी ही करेंगी। ठीक है, राजकुमारी जो फैसला करेंगी वही हमें मंजूर होगा। राजकुमारी के पास पहुंचने पर माना कि तुम तीनों ठंग हो, लेकिन आज तुम्हारे कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक है। अतः शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो धृतराज से करूंगी। चूँकि तुम राजा बुद्धराज के मुजरिम हो, इसलिए पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। मैं धृतराज को विवाह की अनुमति देता हूँ। बुद्धराज ने धनुषराज एवं गिद्धराज को इस समय विशेष सहयोगी नियुक्त किया। फिर महल लौटने पर, आप लौटाए महाराज। हाँ रानी, और अब मैं समझ गया हूँ
कि आदमी को कभी भी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। समाप्त। दोस्तों, ये पहली सेट की पहली कॉमिक्स कनकपुर की राजकुमारी यहीं समाप्त होती है। इस सेट की अब अगली कॉमिक्स आती है। नेक्स्ट कॉमिक ठगों की नानी। एक कवर पृष्ठ। ठगों की नानी। किसान लालू जितना भोला भाला था, उसकी घरवाली भागवंती उतनी चतुर और होशियार थी। एक दिन, सुनो जी, इस बारिश ने तो सारा घर ही चूने लगा है। फसल काटकर अनाज कहाँ रखोगे? छतें ठीक करानी पड़ेंगी। कहाँ से कराऊं भगवान? कम से कम 900 रुपये 100 रुपये लगेंगे। धत तेरे की छतर ठीक करानी होगी। सुनो, हमारी बकरी 10 सेर दूध रोज देती है, उसे बेच दो। अरे इस मरियल की बकरी के 100 रुपये कौन देगा? सोना तो 90 तो देगा ही, मगर सुनो, 70 से कम हरगिज ना लेना, समझे? फसल पकने लगी थी और घर ठीक कराना जरूरी था, सो लालू बकरी लेकर चल दिया। सड़क किनारे उसे घसियारा मिला। वाह बकरी, इसे चटका, इसे भटकाना चाहिए। अरे वो बकरी वाले, या बकरी बेचो, कितने पैसे लोगे? 100 रुपये लूँगा। 100 ना दो तो 90 तो लूँगा, मगर 70 से कम हरगिज नहीं लूँगा। इस मरील बकरी के 70 रुपये, ठीक है। उस और एक बूढ़ा बकरी वाला रहता है, जो वह कहेगा दे दूँगा। हाँ, उसे भी दिखा, वह 100 कहेगा तो 100 ही लूँगा। दोनों बकरी उसके पास पहुँचे। यह बूढ़ा बकरी वाला कैसा? यहाँ पर तो एक ही बकरी नहीं है। बूढ़े बाबा, यह बकरी खरीदना चाहता है। कितने की होगी? ठहरो, नाप कर देता हूँ। कमर 1 हाथ, 1 हाथ, चारों पैर 3 हाथ, कान मुँह 1 हाथ, बकरी चूल्हा। बकरी है या चूहा? मगर कमाल है, आप नाप कर बकरी कहाँ बिकती है? मैंने कहा था ना बकरी मरियल है, सिर्फ 5 हाथ निकली। 1 हाथ मेरी नपाई, बचे 4 हाथ। 1 रुपया हाथ से 4 रुपये का माल है। नहीं नहीं, मुझे बकरी नहीं बेचनी। मत बेचो, मगर मेरी नपाई का 1 रुपया देते जाओ। मगर बूढ़े बाबा, मगर कुछ नहीं, मेरी मजदूरी का रुपया देना होगा, बकरी ले जाना। अभी भी 4 रुपये ले लो। ये होगा नहीं, मैं कहाँ फंसा? ठीक है, मैं 1 रुपया लेकर आता हूँ, आप यहीं मिलेगा। घर आकर लालू ने भागवती की सारी बात बताई। अरे अब चुपचाप क्या खड़ी है? जल्दी से 1 रुपये का इंतजाम कर गया। अरे तुम्हें 1 रुपया दे दिया तो वह भी चला जाएगा। तुम यहीं बैठो, बकरी मैं लाती हूँ। देखती हूँ उस बूढ़े को, पता नहीं घर के कपड़े लेकर कहाँ चली जाएगी। भागवती ने कपड़े के साथ 2 ईंटें भी गठरी में बांध ली। मैं उस बूढ़े की अकल ठिकाने लगाने जा रही हूँ। खबरदार, यह बात किसी को बताना मत। अरे भगवान, मार पिटाई होने लगी तो ठहर, लठ लेकर मैं आप भी चलता हूँ। नहीं, तुम घर पर रहो, मैं उनके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। बाहर जाने पर भागवती कुछ दूर ही गई थी। अरे इतनी तेज तेज कहाँ भागी जा रही है? जानती नहीं आगे ठगों का गाँव है, सारा माल लूट खसोट ले जाएंगे। घसियारा लगता है तो वैसा ही है जैसा उन्होंने बताया था। अरे ना जाऊँ तो क्या करूँ? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। जेवर कपड़े लेकर आई हूँ, सोचती हूँ कहाँ जाऊँ। अरे भाई, भगवान ने तो आज छप्पड़ ही फाड़ दिया। जेवर कपड़े, ऊपर से इतनी सुंदर और कमजोरी का फ़ायदा उठाऊँ, इसे घर ही ले चलूँ। रोटी बनाने से भी छुट्टी मिलेगी। पेड़ से उतर कर, परेशान ना हो बहन, मेरे घर चलो। जब तक मर्जी हो रहना चाहोगी, मैं दोबारा शादी भी करा दूँगी। भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने मुझे अपने घर का न्योता दिया, भगवान तुम्हें अपने घर का न्योता दे। रास्ते में बुलाओ, लाओ गठरी मुझे दे दो बहन, मेरे ते बोझ को उठाती हो। ठीक है भैया, तुम अपनी सर पे रख लो, भारी है, ठोस चांदी के जेवर है ना। बाप रे, इतनी भारी? शायद 20-25 किलो चांदी है। सचमुच? यह ठग तो वही घास वाला है, मगर वह बूढ़ा। भागवती तो अपने प्रश्न का उत्तर मिला जब ठग मिला। आ गई बेटा, और तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? दुखियारी है बापू, कहती है खसम ने घर से निकाल दिया है, जो साथ लाया है, जेवर कपड़ा साथ लाई है। ओह, यह तो है वह बूढ़ा जो इसका बाप हमारी बकरी भी आंगन में बंधी है। ठग का बाप भी एक नंबर का पहुंचा हुआ था। औरत घर में लाया है तो चटपट सामान लाकर रसोई तैयार करा। हाँ बापू, जाता हूँ, ठग के जाती। अरे यार, तुझे घर दिखा दूँ, मुझसे शादी करोगी? हाँ जी, सोचूंगी, चलो पहले घर देख लूँ। झोपड़ी में घुसते ही उसने बूढ़े की बाँह पटकनी। हाय मर गया, अरे बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा तुझे खूसट बूढ़े? ले और ले। यह बूढ़ा तो गया, अब जल्दी करूँ, बकरी तो अपने सामने ही बंधी है। इसके अलावा जो भी हाथ लगा, बेस भी बदलना होगा। भागवती ने चाबियों के बूढ़े के हाथ से अंदर दरवाज़ा खोला और एक संदूक खोला। हाय दैयारी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, कुछ ही बड़ा होलिया तो बदल दिया। अब रुपया पैसा टोलूँ और दूसरी संदूक खोलूँ। दूसरी संदूक खोलते ही, हाय राम, मैंने कौन आ मरा? ठक ठक।
ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, इस डंडे से काम चलेगा। भागवती ने एक हाथ डंडा किया और जैसे ही अंदर गया, अरे नटवर ला आहा, ले मर, तू भी मर। भागवती जो जेवरों की थैली बांध कर घर से निकल पड़ी। अचानक रास्ते में, अरे उस बूढ़े का बेटा तो सचमुच आ टपका, कहीं पहचान ना ले। अच्छा हुआ बकरी साथ नहीं लाई, वरना पोल खुल जाती। कोई बड़े घर की सेठानी लगती है, इस बार भी हाथ साफ कर लूँ तो कैसा रहेगा, कैसा रहे, 2 औरतें हो जाएंगी। जयराम सेठानी, राम राम। अरे भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, रोके रहिए मिठाई बाबा, क्या बताऊँ, भैया औलाद नहीं है, सो रो रही हूँ, औलाद के हाथ से ही खाऊंगी। औलाद नहीं है तो किसी को गोद ले ले, उसी के लिए भटक रही हूँ। मगर यहाँ कोई अच्छा लड़का मिला नहीं जिसे गोद ले लूँ। आई रास्ते पे मैं कैसा रहूँगा। मेरे मेरे ना जाने, मेरे ना बाप है ना कुछ है, मुझे गोद ले ले, जिस सारा काम संभाल लूँगा, जीवन भर सेवा करूँगा। सच? अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, चलो मेरी हवेली पर चलो, अपने पिता से मिलाओ। लालच ने ठग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वह सेठानी बनी भागवती के घर साथ चल पड़ा और भागवती उस जमींदार की हवेली पे लगी। तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे होने वाले बाप को यहीं बेचती हूँ। जो आज्ञा माता जी। भागवती जमींदार के घर जाती है, सुंदर चली गई। चल मेरे कालू, अपने बेटे से मिल ले। कालू कुत्ता भारा है, उसने जैसी अजनबी कहा है, या तो मुझे ही फाड़ खाएगा। ठग कुत्ता छोड़कर भाग निकल गई। हाय मरा, बचाओ बचाओ, अरे तेरा सत्यानाश जाए, बचाओ बचाओ। सड़क भागते हुए नजर आया भागवती पर। अरे सेठ जी तो वह रही। अरे ओ माँ, हाँ बेटा, अरे क्या हुआ, ओफिया अभी भी जिंदा है। ठग ने रोते रोते कैसे आई, तुम अंदर चली गई थी, कुत्ता बाहर आ गया, कसर रह गई, खैर पूरी कर देती हूँ। आए राम, उसने तो तुम्हारी दुर्गति कर दी। चलो पहले वैद्य के पास चलो, बहुत चोट लगी है ना। हाँ हाँ, मैं तो मरी गया। और भागवती उसे घर पे ले आई। तुम आराम से खाटो बेटा, वैद्य जी को लाती हूँ। नहीं, मैं साथ चलूँगा। हाय। उसकी बातें सुनकर लालू किसान ने बाहर झाँका और भागवती ने न जाने इशारों में क्या कहा। चलो हाय दया, अरे बेटा आओ, अंदर आओ। और अंदर किवाड़ की ओर में छिपा लालू। भागवती सचमुच बड़ी चतुर है। मैं नाहक आज तक इसे किसी मामले में बोलने से रोकता रहा। जैसे ही ठग अंदर पहुंचा, भागवती अंदर से कुंडी बंद कर दी। 1 2 3 4 5 और 6। हाय मरा, यह कौन सी दवा है, रे बचाओ, इतनी जोर की मत चिल्ला बेटा, जाकर बकरी का दूध पीना। कुछ दूर में ही डर गए। अब इसका क्या करें, कोतवाल को खबर कर दें। घबराओ मत, मैं इंतजाम करती हूँ। भागवती और लालू दोनों मिलकर बेहोश हो गए। तुम जाकर कल्लू लल्लू और किशन और मल्लू को बुला लाओ। मैं इस बोरे को गांव में बाहर फेंक कर कुएं में फेंक कर आती हूँ, ठीक है। और फिर गांव से कुछ देर पहुंचे तो उनकी नज़र लोगों पर नज़र पड़ी। देखो ये लोग, 4 ठगों की नज़र उन पर पड़ी। देखो ये लोग क्या ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़रूर माल कहीं कांडे जाए। चलो पता करते हैं, अगर ऐसा है तो इस पर हाथ साफ करना चाहिए। चारों ठग लुकते छुपते समीप पहुंचे। भागवती की तेज निगाहों से छिप ना सके और भागवती ने सबक सिखाने की सोची। संभल कर आगे बढ़ो, ध्यान रखो, यदि एक बोरे से एक भी अशरफी गिरी तो जमींदार से कहकर गोली मरवा दूंगी। अशरफियाँ, बोरे भरी अशरफियाँ, गांव के बाहर गहरा कुआं डाल दो इस बोरे में, और खबरदार किसी को खबर ना हो, इसमें लाखों का माल है। अशरफियाँ जमींदार की। भागवती उसके साथ ही चले गए। कुएं में पहले मैं उतरूंगा, नहीं मैं उतरूंगा, अरे मैं, तुम नहीं मैं। और इस तू मैं फैसला हो गया, मैं। अचानक ठगी का गांव मुखिया उधर से गुजरा। अरे तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, ठगों ने सारी बताई। अजब मूर्ख हो तुम, यानी सोचते यही तुम चारों कुएं में कूद गए तो तुम्हें बाहर कौन निकालेगा। ठहरो, मैं कुएं में जाता हूँ, तुम रस्सा डालकर ऊपर खींच लेना। इतना कहकर मुखिया कुएं में उतर गया। ठगों ने मुंह बांधकर फिर से खींचने लगे। जोर लगाओ। हे भगवान, इतना भारी। बोरा खोलकर मुखिया बोला, अरे बाप रे, यह तो रमुआ की लाश है, हम अपने साथी की मौत का बदला लेंगे। उसमें से एक आदमी को पहचानता हूँ, वह पास वाले गांव का चरवाहा है, उससे हम औरत का पता मिल जाएगा और हम इसे धूल में मिला देंगे। उस दिन चारों ठगों ने उस चरवाहे को घेर लिया। अरे आजकल तो तुम सेठानियों की अशरफियाँ ढोते हो। कौन थी वह सेठानी, हमें तो बताओ। अरे कहाँ सेठानी, वह तो लालू की घरवाली है। हाय राम, क्या बक गया। सेठानी को असलियत का पता चल गया तो यह थी खोदा पान निकली सुइया, लाकर इसी कुएं में ना पटका तो हम ठग नहीं। अब देखेंगे कैसे बचेगी, जीवन भर याद रखेगी। उसी दिन शाम को
सुनो जी, आँख 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 पकड़ रही है, जरूर कुछ अपशगुन होने वाला है। होगा क्यों नहीं, उन 4 ठगों ने तुम्हें मूर्ख बनाकर आई हो। शायद उन्होंने अपने साथी की लाश देखी हो और उन्हें घर के पास घूमता देखा हो। उस रात वे खाट बिछाकर आंगन में लेट गए और सहसा भागवती उठी और झांक कर देखा तो चारों वहीं से चिल्लाई, अजी सुनते हो, आज तो आंगन में मच्छर काट रहे हैं। मैं छप्पर वाली कोठरी में सोने जाती हूँ और अजब नींद लेटे हैं, घोड़े बेचकर सोए हैं। जूं जूं जूं। ठगों ने इनकी बात सुनी। वो हमारा काम आसान हो गया, छप्पर वाली कोठरी के मुंडेर उस कोने में उसी में दबोच लेंगे, आहट तक बाहर नहीं जाएगी। किसान तो घोड़े बेचकर सोया है। चारों ने छप्पर पे कोठरी देखा। मैं फूस हटा देता हूँ, वे आकर सो गई है, तुम सब यहीं तैयार रहो। जैसी ठग फूस लाकर खोपड़ी में झाँका, बोल बेटा। ई बाहर ठगों ने समझा क्या खतरा है, वे सारे मिलकर खींचने लगे। हाय हाय मेरी मूछें, इतनी खींचता नहीं, पहले ठग की एक और मूछ बिल्कुल उखड़ गई। वह हाय तो मचाने लगा, अरे मरो कोई बचाओ। इस समय चोर चोर चोर, पकड़ो चोर चोर। और बेचारे ठग अपने साथी जैसे तैसे लेकर भाग खड़ा हुआ और जगह पहुंचा। अरे मैं मरा, कोई है जो उसे बदला ले। तुम्हारी एक मूछ उखड़ी है, हम उसकी दोनों मूछें उखाड़ लेंगे। मूछें तो उसके है ही कहाँ, हम जरूर बदला लेंगे। चारों ठग उस दिन भागवती की तलाश में रहने लगे। एक दिन उन्होंने भागवती को उस समय घर पकड़ा जब अपने पति को खेत पे खाना देने जा रही थी। आज बुरी फंसी, हम दही चटनी बनाकर खा जाएंगे। आज तू हमारे हाथों ही बच सकती, सारे गहने उतार दे, आज हम तुझसे गिन गिन कर बदला लेंगे। भागवती अचानक हंसने लगी, हा 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 हा। हंसती क्यों है, गहने उतारती है नहीं? अरे लो, तुमने तो चांदी और गिल्लट पहचानने की भी तमीज़ नहीं है। लो बेच कर आओ, इसके 5 रुपये भी नहीं मिलेंगे। गिल्लट के देख रही सिटाई, झूठ मत बोल वरना। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी, तुम्हारे डर से मेरे पति ने नकली जेवर बनाए हैं, असली तो घर के पीछे पत्थर के ढके हैं। अरे राम, ये क्या कह गई? सुनते ही चारों ठग भागवती की मूर्खता पर खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, असली जेवर तो अब घर के पीछे गड़े हैं। उस्ताद, इसकी बात पर यकीन मत करना, बहुत चालू औरत है, मैं इसे रस्सी से बांध देता हूँ, तुम वहाँ से गहने लाओ। ऐसा ही हुआ और एक ठग भागवती की कमर में रस्सी बांधकर उसके सिरा पकड़कर बैठ गया। शेष ठग भागवती के घर की ओर चले। अब ज़्यादा चालाकी मत दिखाना वरना चाकू मार दूंगा। अरे अब मैं चालाकी क्या दिखाऊंगी, अब तो मेरा पति घर जाने के लिए इसी रास्ते जा रहा होगा, मुझे देखकर वह खुद ही निपट लेगा तुमसे। यह सचमुच गड़बड़ हो गई, वक्त पर खाना ना पहुंचने के कारण इसका पति सचमुच आ रहा होगा। अच्छा चल, उस झाड़ी में छिपा कर बैठा उठता हूँ, निकाल चाकू। उठती हूँ बाबा, बेहद सावधानी से ताला। झाड़ी में पहुंचते ही भागवती ने कमर की रस्सी खोली और झाड़ी के तने से बांधी और दूसरी ओर खेत थे, वह खेतों के रास्ते घर की ओर भागी। मर जा मुए, तररम पम पम तररम पम पम। बेहद सा बेहद सावधानी से ताला खोलकर भागवती घर में दाखिल हुई और अंदर जाती मटके से ढेर सारी मिर्चें घोल लिए और छत पर चढ़ गई। अब ये लोग पत्थर उठाने की कोशिश करेंगे और यही समय होगा। जोर लगा के हई सा उठाओ उठाओ। और थोड़ा सा ठगों ने ऊपर से मटके से भरा मिर्ची का पानी गिरा दिया। हाँ, और मिर्ची का पानी ठगों के कान में आँखों में घुसता रह गया। हाँ बचाओ, आँखें माए, मेरा शरीर जल गया। एक ठग मारे घबराहट के पिछवाड़े में जोड़ में गिरा। अरे मर गया रे। जैसे जैसे तीनों ठगते रोते कराते भूत बने खेत में अपने साथी के पास देखे तो आराम से गाना गा रहा था। अरे तुम, अरे क्या, तुमको क्या हुआ, तुम कहाँ से आ गए? चुप रहो। और वह औरत कहाँ है? हम उसका खून पियेंगे, लाओ उसे, मैं उसका गला इस चाकू से ले दूंगा और मैं उसे फाड़ कर खाऊंगा। कहाँ है वह? किसान के आने से डर से वह झाड़ी में छिपा दी थी। इसी हालत में सेठानी और सेठानी बाहर आ नहीं आती, कमबख्त सेठानी मोटी है, अकेले से नहीं खींचेगी, हम भी आते हैं। हाँ आते हैं। चारों ठगों ने मिलकर रस्सी खींची। उफ मेरा सिर, मर गए, मैं मरा, अरे बाप रे। चारों ठग डंडा चारों रोते कलपाते ऊपर पहुँचे। हमने इसकी बातों में आकर बड़ी गलती की, इस बार हम उसकी एक नहीं सुनेंगे। मेरी तो हड्डी पसली, हड्डी हड्डी टूट गई। अरे मेरे सिर का इलाज तो कराओ और इस बार हाथ आ जाए, बस एक तरकीब है। क्या? हम लोग भेस बदल कर रात को उसके कोने में घर में पहुंचेंगे जब किसान ना हो, और हम कहेंगे कि हाय किसान के रिश्तेदार हैं, और वैसे ही अंदर बुलाए तो बोरे में बंद कर देंगे, अंधेरे में किसी को पता नहीं चलेगा। तरकीब सभी
वो जच गई अगले दिन। कौन है आप लोग? अरे वाह, अरे बहू, हम लालू के ताऊ चाचा हैं। लालू का बाप चल बसा 50 बीघे ज़मीन और 15,000 नगद छोड़ गया है। हम लालू को लिखवाने आए हैं। वह चले और अपना सामान वहाँ से ले आए। कमाल है, इसके पिताजी को मरे 10 साल हो गए और मरे तो यहीं थे। कुछ गड़बड़ है, सच बात मालूम करनी पड़ेगी। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, आप बैठिए, वे आते होंगे। फंस गई। यह देखना सेठानी, सारी कसर निकालनी है। भागवती ने कबाड़ खोल दिया। किसान का जोश वेश बनाए ठग ने एकाएक जैसी अंदर घुसा। भागवती ने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया और ठग जाने कुछ सोच समझे बिना ही बाहर दरवाजे पर कुंडी लगा दी। आप लोग बेफिक्र होकर अंदर आराम करो, मैं इन्हें बुला कर लाती हूँ। अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठग नहीं। खोलो खोलो, मैं जाने दो। तब लालू आया। क्या बात है भागवती, अंदर कौन है? आवाज़ सुन नहीं रहे? हम ठग नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ससुर जी की मृत्यु का समाचार लेकर आए हैं। सुनते ही लालू ने आसपास से 10-15 लठैत बुला लिए और लालू किसान कुंडी खोलकर दरवाजा खोला। बाहर आओ, बाहर निकलो। अंदर ही तो हैं सब। कमाल है, अंदर है तो लगता है कोई नहीं है। अरे बाहर निकलो, अंदर कौन है? निकलो बाहर। लालू लठैतों के साथ अंदर गया, किंतु कोई नहीं है। कहाँ गए? जल्दी पीछा करो, वे खिड़की के रास्ते भागे हैं। लालू के साथ लठैत गांव के रास्ते दौड़ पड़े। उन्हें मिलना चाहिए, जल्दी करो और जल्दी। किंतु ये चारों ठग कहीं नहीं गए थे। खिड़की से कूदकर पिछवाड़े में छिपे थे। लालू और लठैतों के जाते ही, इस बार तो तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे, एक एक का बदला लेंगे। ओहो, तो आप हैं, मैं चिंता कर रही थी कहीं आप पकड़े न जाएं। इस बार तुम बच नहीं सकती सेठानी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हे भगवान, मेरी लाश तेरे हाथ में है। चुप रहो, अपनी बकवास अपने पास रखो। इस बार हम लोग तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाले। जल्दी कर रहे, कल्लू बोरा लाओ। लो, चुपचाप इस बोरे में घुस जाओ सेठानी, वरना हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद चलने को तैयार हूँ। मगर एक बार तय, इनके बाप का यानी मेरे ससुर का सारा पैसा मुझे ही देना होगा। बोलो मंजूर है? कल्लू यह बेच चालाक औरत है, इसके मुंह और आंखों में पट्टी बांध दे। अरे ठहरो, जब इस घर से जाना ही है तो जेवर क्यों छोड़ूं, उन्हें ले चलूं? तुम यही ठहरो, कहाँ रखे हैं जेवर, मैं लाता हूँ। भागवती ने पहले ही ठग की गलत सलत जगह बताकर विदा ली। अरे याद आ गया, आंगन में कुछ रुपए गाड़े थे, उन्हें खोद कर लाओ। तुम यही ठहरो, जगह मुझे बताओ, मैं खोद कर लाती हूँ। उसे ही भागवती ने दफ़ा किया। ओहो, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। टाँट पर रखे वर्तमान में 4 गिल्लियाँ डाली थी, उन्हें भी लेके आती हूँ। ना ना, तुम यही ठहरो, उन्हें निकाल कर रखो। कल्लू, तुम यहाँ से हिलना नहीं। तीसरे ठग के जाती है। अरे कल्लू, उसे बुला लाओ, एक काम रह गया। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, पैरे भरूँ, तुम ही बुला लो। और भागवती तीसरे ठग को आवाज़ देती कमरे से बाहर निकली। चोर चोर चोर, बचाओ, चोर चोर चोर। सब करिश्मा देखकर गांव वाले जमाने लगे। कहाँ है, पकड़ो, मारो, धाएँ धाएँ, कहाँ है? उसी राह। सुनो जी, ठग हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, अब तो एक ही तरकीब है। क्या? भागवती उसे अपनी योजना समझने लगी। अगले दिन, सुनो बहन, हम लोग कुछ दिन के लिए आज हरिद्वार जा रहे हैं और पीछे से मकान की देखभाल करना। चिंता ना करो बहन। दोपहर को चरवाहा आए तो, अरे भैया कुछ दिन हमारे बैल रख लो, हम हरिद्वार जा रहे हैं, पैसे दे देंगे। पैसे की चिंता ना करो बहन, कल बैलों को ले जाऊंगा। शाम को बनेगी दुकान पे। लाला, हम लोग कुछ दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, तुम्हारा हिसाब आकर करेंगे। कोई बात नहीं जी, एक गोता मेरे नाम का भी लगा देना। होते होते खबर चारों तक पहुंची। भागवती अपने पति के साथ हरिद्वार जा रही है। मौका है, कुछ करना चाहिए, मगर क्या करें? क्यों ना हम भी उन सबके साथ चलें, औरत बनकर घूंघट निकालेंगे, पहचाने से जाएंगे, मौका मिलते ही बदला चुका लेंगे। योजना बन गई। अगले दिन जैसे ही भागवती और लालू सामान के घर से निकले, चारों ठगों ने औरत के वेश में घूंघट लगाकर बैलगाड़ी में जा बैठे। अभी तक तो आए नहीं, शायद आते होंगे, थोड़ा इंतजार और कर लो। सुबह से शाम हो गई, भागवती ना आई। लालू चारों ठग ठग परेशान होकर वे दरवाजे तक गए। अरे माया, ये लोग कहाँ गए हैं? हरिद्वार गए, एक माह में लौटेंगे। शायद वो लोग किसी दूसरी बैलगाड़ी से निकल गए हैं। जो हो गया सो हो गया, अब सोचो क्या करना है। मेरा ख्याल है इनका घर ही साफ क्यों ना कर दिया जाए। सारे ठग इस बार सहमत थे। भागवती घर में सिर पकड़ कर लेती। बस एक अंधेरी रात में चारों ठग पिछवाड़े की खिड़की तोड़ भागवती घर में उतरे। गजब का अंधेरा है, दीपक जला देने चाहिए। ठहरो, मैंने किसी की आहट सुनी है। हाँ, मगर बहुत मंदी। अबे बंद घर में कौन होगा? वे तो हरिद्वार गए हैं, तेरे कान बजे होंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरे पैरों पर होकर कोई गया है, शायद कोई सांप है, मुझे डर लग रहा है। अबे डरपोक है, हमारे साथ क्यों आया? मूछें भी
तो भागवती ने तेरी उखाड़ी थी। और फिर अरे मेरी गर्दन में ही है क्या, किसने फंसा डाला। ई भीमा की आवाज़ है, कहाँ गया, क्या हुआ क्या हुआ। दोस्तों यहाँ कुछ गड़बड़ है, मोमबत्ती जलाओ जल्दी। उफ मेरी मूछें किसने पकड़ी। मोमबत्ती जला कल्लू। उस्ताद शोर मत बचाओ, कल्लू भी ना जाने कहाँ खो गया है। भागवती जाते जाते कोई भूत 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 बचाओ बचाओ। असल में ये सारी योजना भागवती की बनाई थी। हरिद्वार का बहाना करके घर में ही छिपे हुए थे और भागवती को यह विश्वास था कि रात को जरूर आएंगे। उसने अंधेरे का लाभ उठाकर एक ठग को इस सफाई से दबोचा कि बस अगले दिन सुबह हमारे सिर किसने मुंडा दिए, हमारे कपड़े किसने उतारे। चलो हम ठग पंचायत में भागवती की शिकायत करते हैं। ठगों की अपनी एक पंचायत थी, ठगों को सताने वाली दंड देती थी। चारों रोते पीटते गए। हमारे एक साथी और उसके बाप की हत्या कर दी गई। मुखिया जी कमाएं। यह सब पड़ोसी की गांव भागवती ने किया, उसको सजा देनी चाहिए। सारी बात सुनने के बाद ठग पंचायत ने फैसला सुनाया। पंचों की राय में भागवत 2 ठगों की हत्या और 4 ठगों को परेशान करने के अपराधी है, उसे मृत्युदंड दिया जाता है। जो भी पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। काश मैं ला सकता 10,000 इतना। उसी दिन अनेक ठग भागवती के घर चक्कर लगाने लगे। भागवती का घर यही है, हाँ, वे लोग कब आएंगे। भागवती ने लालू ने सोचा कि भूत वाले करिश्मे के बाद ठगों का पीछा छूट गया होगा, किंतु अब ठगों की सेना देखकर वे घबरा गए। भागवती आखिर हम दरवाजे पर ताला लगाकर कब तक रहेंगे। मेरा तो जी घबरा उठा है, बकरी ना हुई मुसीबत हो गई। घबरा तो मैं भी गई हूँ, मगर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। कुछ सोचती हूँ। अगले दिन अरे भागवती आ गई हरिद्वार से, प्रसाद लाइए ना। हाँ बहना, आ तो रात में ही गए थे, मगर शहर में ही रुके रहे, रास्ता खराब था ना। सब समझते हैं हम सचमुच हरिद्वार चले गए थे। हमारा नाटक सफल तो होगा ही। इन ठगों से छुटकारा मिलेगा जानबूझकर। उसी समय घर के बाहर आ तो गए ये लोग। अब चलाऊंगा अपना ठग मंत्र। कमबख्त यह किसान का बच्चा बाहर जाए तो काम बने। आखिर वह समय आ ही गया। मैं खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ, होशियारी से रहना। तब तक मैं 3 बार दरवाजे न खटखटाऊँ, उसे खोलना मत, निश्चित रहो। 3 बार, वाह। लालू के बाहर जाते ही ठग वोट में आया और 3 बार खटखटाया। लालू किसान का घर यही है, तुम कौन हो तुम। मुझे हरिद्वार से बाबा ने भेजा है। उस दिन लालू जी कथा सुनने गए थे, वहीं रुपयों की बड़ी बड़ी थैली छोड़ाए थे, यही वापस करने आया हूँ बाबा जी ने। हम तो हरिद्वार गए नहीं, फिर ये थैली कहाँ से आई। जरूर ये ठग है, मैं चकाता चाहिए। ये थैली लीजिए, लालू जी का उन्हें देनी है। अरे भैया अंदर तो आओ, बड़े महान बाबा जी हैं तो इस तरह पैसा वापस करते हैं। आओ पानी वगैरह पियो। भागवती उसे अंदर ले आई। बड़ी मुसीबत है भैया, हम लोग हरिद्वार गए थे तो सारी खाट टांड पर रख गए थे। ठहरो, मैं उतारती हूँ, तुम बस जरा सीढ़ी पकड़े रहना। सीढ़ी तुम पकड़ो, टांड पर चढ़कर खाटे मैं उतार देता हूँ। तुम कितने परोपकारी हो भैया, भगवान जुग जुग जी है। नहीं, ये तो हमारा धर्म है बहना। जैसे ही टांड पर चढ़ा, तुम खाटे नीचे उतारो, मैं तब तक बिस्तर उतारती हूँ। अरे मगर मुझे तो नीचे उतरने दो। और जब वह ठाट नीचे से कूदा, भागवती ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मारे गए, हे भगवान, ये औरत है या ठगों की नानी। कुछ देर बाद ले भाई आ गया खाने का सामान, बैठ कर पूजा करें। पेट पूजा बाद में, पहले एक शिकार पड़ा है कमरे में, उसकी पूजा की जाए। फिर दोनों ने ठग की धुलाई की और बेचारा बेहोश हो गया। हमारा नहीं है, बेहोश है। चलो इसके हाथ पाँव वहाँ मुँह बांध कर कोने में डाल देते हैं। अब कौन हमारा धरता। चलो दरवाज़ा खोलो, मगर जरा सुनो। लालू के दरवाज़ा खोलने से पहले ही भागवती कान में घुस कहा, ठीक है ऐसा ही करूँगा। किसान ने दरवाज़ा खोला। जय भैरव जय भैरव। अरे लालू तुम हरिद्वार हो आए, किंतु भैरव बाबा की मनौती नहीं मानी। घोर पाप, संकट आएगा, नाश हो जाएगा। क्षमा करो बाबा, मुझे नहीं पता था कि हरिद्वार में आकर मुझे भैरव बाबा की मनौती माननी चाहिए। भैरव बाबा बड़े क्रोधी हैं बच्चा, तुरंत पूजा करवाएंगे वरना सत्यानाश हो जाएगा। खेत में चूहे हो जाएंगे। बोल कराएगा पूजा। कराएगा बाबा, कराएगा पूजा तो कराऊंगा। बाबा मेरे पास खर्चे के लिए कुछ नहीं बचा। कितना खर्चा होगा। कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा। तेरे कल्याण के लिए सारा खर्चा हम खुद करेंगे। सत्य वचन महाराज, मैं तैयार हूँ बाबा। किसान ने पूजा के लिए आंगन में साफ रह कर दिया। घोड़ी पूजा शुरू की। क्रांग त्रीं क्रांग क्रूंग। अपना हाथ याद रखो, लगता तो ठगी है। पूजा समाप्त होने पर अब अपनी घरवाली से कहो, पूजा का जल भैरव बाबा चढ़ाने के लिए हमारे साथ आता है। मैं भी आती हूँ। घरवाली भागवती घर के अंदर पहुँचकर दरवाजा बंद कर लिया। जल्दी करो बच्चा, अगर भैरव बाबा जल नहीं चढ़ा तो अभी तुम्हें भस्म कर देंगे। अरे तुम बाहर आओ जल चढ़ाने के लिए बाबा के। मैं नहीं जाऊँगी। जल्दी करो, समय बीत रहा है। कैसे नहीं जाएगी, तू चाहती है कि मेरा खेत जल जाए। अरे बाहर आ, मैंने कह दिया ना, इस बाबा के साथ नहीं जाऊँगी।
ये ऐसे नहीं जाएगी, अंदर जाके कुछ कर। अंदर ही जाता हूँ बाबा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वह किसान डंडा लेकर गया अंदर। बचाओ बचाओ, धम बचाओ। अब आई रास्ते पर 10,000 खरे। हाँ मगर अंदर। अब बस करो, ये तो बेहोश। मैं उस बेहोश को जल्दी से संदूक में बंद करती हूँ। तुम बाहर जैसा कर, मैं वैसे ही करना हाँ करता हूँ। कमरे से बाहर, बाबा मैंने अपनी घरवाली को संदूक में बंद कर दिया है, आप संदूक ही ले जाएं। भैरव बाबा के मंदिर पर ऐसे होश में लाकर जल चढ़वा दें। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसी है घोरी उसे। चेले संदूक उठाकर ले गए। चलो पीछा करो, दरवाज़ा बंद करो अब आराम से। अब ठगों की गए कुछ समय बीता था। लालू किसान कौन है जी? मैं हूँ हवलदार जी। क्या बात है? तुम्हें और तुम्हारी घरवाली को कोतवाल साहब ने इसी समय बुलाया। गज भागती भागती अंदर आओ जी हवलदार जी, अभी हम चलते हैं। तो यह है भागवती। अभी जो लोग सारी भारी संदूक लेकर वे कौन थे? हमारे गुरु थे, हमारी मन्नत मांगी थी, हरिद्वार से आकर हमारी जमा पूंजी का दान देंगे। सो दे दी 70,000 रुपये। यह सुनते ही, ठीक है तुम लोग खाना खाकर कोतवाली पहुँचो, मैं काम निपटाता हूँ। हवलदार की जाती, सुनो जी अब कोतवाल की मदद लेनी पड़ेगी, समझ गया, मगर दरवाज़ा नहीं खोलना। उधर, अबे ठहरो बदमाशों, संदूक कहाँ लिए जा रहे हो? खबरदार संदूक मत छोड़ना। उस हवलदार के बच्चे को पकड़ लो। राजा का सिपाही, राजा का सिपाही। ठगों ने संदूक नीचे रखकर हवलदार को पकड़ लिया। नहीं नहीं, बांध दो सामने के पेड़ से और बरसाओ से पत्थर। उधर लाल कोतवाली पहुंचकर, सरकार मैंने कुछ अघोरी लोगों को हत्या करते देखा है। वे लोग लाश को संदूक में बंद करके पड़ोस के गांव ले जा रहे हैं। क्या लाश? राम सिंह जल्दी करो। कोतवाली अधूरी बने ठग हवलदार से निपटे और कोतवाल ने दाद बोता। संदूक खोला गया और उसमें से लाश की बजाय उसमें जिंदा ठग निकला। यह सब क्या? सच से बताओ वरना सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हमें पता नहीं है, हमें भागवती की बचाए ये कैसे आ गया? मैं भी सिपाही नहीं हूँ हुजूर, इसी गांव का ठग हूँ। सरकार हम कुछ नहीं जानते। हमारी पंचायत में लालू किसान की घरवाली को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने पर 10,000 का इनाम रखा था। हम तो कोतवाल ने सब पूछताछ करके संदूक में 100 सच्चाई उगल दी। गाँव के सारे ठग भागवंती से परेशान थे। सरकार उसके रहते हमारा धंधा चौपट हो गया था। चुप रहो, आज तक तुम्हारी नज़रों से बचे रहे। उस दिन ठगों ने गिरफ्तार हुई। हम उसे मार डालना चाहते थे जबकि हमारे गाँव आबाद रहें। अब जेल में आबाद होगा तुम्हारा गाँव। और ठीक उसी दिन दरोगा ने सारे गांव के ठगों को गिरफ्तार कर लिया। काश उनका पता हमें पहले चल जाता। हमारे बाल बच्चों को क्या होगा? एक बकरी के कारण हम सब गिरफ्तार हो गए। और एक दिन भागवती, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ठगों के गांव का भांडा फोड़ करने के उपलक्ष्य में राजा जी ने तुम्हें 25,000 रुपये का इनाम दिया है। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम! पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तुमने सबसे पहले दरोगा जी की सहायता लेने से इनकार क्यों किया? अगर मैं पहले बता देती तो एक आध ठग पकड़ा जाता। उस समय इंतजार में थी जब सारे ठग रंगे हाथों पकड़े जाएं, पूरे गांव का भांडा फोड़ हो सके। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार दूसरी कॉमिक्स राज कॉमिक्स सेट 1 की ठगों की नानी यही समाप्त होती है। अब आती है नेक्स्ट कॉमिक्स, खूनी हवेली का रहस्य। कवर पृष्ठ मेरे बचपन की बड़ी औसम कॉमिक्स है ये। खूनी हवेली का रहस्य। उस टाइम हवेलियों की कॉमिक्स काफ़ी फेमस होती थी। आओ कभी हवेली पे। ठाकुर वीर सिंह के 4 पुत्र थे। 3 बड़े पुत्र हीरा सिंह, हरान सिंह, जसवंत सिंह अलग अलग शहरों में अपने व्यवसायों में लीन रहते थे। ठाकुर साहब के बनाए नियमों से सख्त नफरत थी, लेकिन मनी मन उनका बेहद सम्मान करते थे। उनका चौथा पुत्र गिरिराज शहर में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ ही दिनों में अपने गांव प्रतापगढ़ पहुंचने वाला था। एक दिन हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपनी बीवी की तस्वीर से बात कर रहे थे। राधा, अपना गिरिराज कल अपने गांव लौट रहा है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी राधा। अब देखना कि इस गांव का कोई व्यक्ति बीमारी के अभाव में मरेगा नहीं। और तभी ओहो, ये बिजली को एक क्या हुआ? राज कॉमिक्स। उस टाइम ये अलग ही माहौल था पहले सेट का कि देख रहे हैं आप। जैसे राज कॉमिक्स लिखा है, उसके साथ साथ करेक्टर्स की फ़ोटो लगाई गई है यहाँ पे 6। अब ऐसा नहीं आता है। फिर अभी मैं कुछ समझा नहीं था कि तभी कमरे में खिड़की का शीशा टूटने की ज़बरदस्त आवाज़ हुई। छनाक! किसी अनजानी आशंका से ठाकुर वीर सिंह ऊँचे स्वर में बोला, कौन है उधर? ओहो नहीं। ई हवेली का सबसे पुराना वह ठाकुर साहब का वफादार नौकर मुखिया। अरे यह चीख सब किसकी है? क्या हुआ मालिक को? सुखिया शीघ्रता से दरवाज़ा खोलकर ठाकुर साहब के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। तभी बिजली आ गई। नहीं नहीं, खून खून! वह भागता हुआ फ़ोन के करीब पहुंचा। हेलो पुलिस पुलिस, मैं ठाकुर वीर सिंह की हवेली से उनका नौकर मुखिया सुखिया बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुँचिए, किसी ने ठाकुर साहब का कत्ल कर दिया है।
कुछ ही देर में वहाँ पहुंची। ओ हत्यारे ने बड़ी निर्ममता से ठाकुर साहब का गला दबाकर उन्हें मार डाला। क्या ठाकुर की किसी दुश्मनी थी? नहीं साहब, ये तो बड़े देवता आदमी थे, इनकी किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? हम हवेली में तुम्हारे अलावा कौन रहता है? कोई नहीं साहब, ठाकुर साहब के 3 लड़के तो अलग शहरों में हैं, चौथा लड़का पढ़ाई करके शहर गया। हवेली में मेरे और ठाकुर सेवक के सिवा तीसरा कोई नहीं रहता। ठीक है, तुम्हें उन लड़कों को इस घटना की सूचना देकर यहाँ बुलाओ, तब तक कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा साहब। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। पुलिस के जाने के बाद अब मुझे मालिक के बेटों को यह दुखदायी सूचना दे देनी चाहिए। फिर दूसरे दिन ठाकुर साहब के चारों बेटे हवेली पहुंचे। आ गए? बहुत अच्छा। मेरा तो अकेले में दम घुट रहा था। लेकिन सुखिया पिताजी को क्या हुआ? क्या बताएं छोटे मालिक? रात को मालिक खाना खा रहे थे, कमरे में गए, बिजली गुल हो गई। फिर कुछ क्षणों बाद एकाएक उसकी चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैं दौड़ा दौड़ा मालिक के कमरे में गया। फिर बिजली जाने पर ठाकुर साहब मुझे मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़े मिले। सुखिया ने अपनी बात ख़त्म की थी, तभी कमरे में इंस्पेक्टर रमन दाखिल हुआ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर साहब की हत्या गला घोट के हुई है, लेकिन उसके नाती गले पर आदमी के बजाय शेर के पंजे के निशान है। शेर के पंजे के निशान? हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर लाश मिलने पर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सब उदासी से हवेली में लौट आए और रात होते होते कमरों में चले गए। लेकिन हीरा सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। पिताजी की हत्या के पीछे किसका कारण हो सकता है? और उसी क्षण पूरे कमरे में अंधकार हो गया। ओह नो, ये अचानक बिजली को क्या हुआ? सुखिया, अरे आहा, बचाओ! हीरा सिंह ने खुद को उस पंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर पंजा जौंक की तरह उसके पंजे पर चिपका हुआ था। आहा! फिर कुछ देर में हीरा सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। वह पंजा भी कहीं गायब हो गया। ठाकुर हीरा सिंह की चीखें सुनकर सभी भाग खड़े हुए इस कमरे में सामने इकट्ठे हुए, मगर दरवाज़ा भीतर से बंद था। भैया दरवाज़ा खोलो, या हम हैं आपके छोटे भाई। तभी भीतर से आवाज़ ना आई तो दुश्मन संकेत उठा। हमें गड़बड़ी लगती है, दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो दुश्मन, दरवाज़ा तोड़ना होगा। और फिर धप 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 धप, दूसरे मिनट में दरवाज़ा चौखट से अलग हो गया। धड़ाम! लेकिन अंदर पहुंचते तीनों स्तब्ध रह गए। भैया! ओह नो, नहीं! जसवंत, तुम जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। जसवंत कमरे से बाहर निकला। हेलो, इंस्पेक्टर रमन स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर की हवेली जसवंत से बोल रहा हूँ, आप तुरंत चले आइए। हीरा भैया का कत्ल हो गया है और अब हम अभी पहुँच रहे हैं। किसी चीज़ को छुए नहीं। जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने किसी भी चीज़ को छूने से मना किया है। उफ, छोटे मालिक को भी मार डाला। पता नहीं इस हवेली में क्या हो रहा है। 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद लाश का मुआयना करने लगा। हत्या फिर गला घोट कर की गई है। पूरा निश्चय मामला पेचीदा हो रहा है। हत्यारे ने इस बार कोई सबूत नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन दुश्मन पैदा हो गया है हमारा। सुखिया, तुम बरसों से ठाकुर वीर सिंह के साथ रहे हो, याद करो, शायद तुम्हें हत्या का कारण पता हो। मैं बरसों से मालिक का नमक खा रहा हूँ हुजूर। मैंने आज तक हवेली में कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे इस घटनाओं का संबंध जुड़ सके। मगर क्या? धुंधली सी एक बात याद आती है। आज से 25 वर्ष पहले बड़े मालिक का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ था। उस औरत की गोद में एक बच्चा भी था। तब वह औरत बड़े मालिक को न जाने क्या क्या बकबक कर चली गई थी। लेकिन आज से 25 वर्ष पहले उस औरत के साथ पिताजी की खटपट से इन हत्याओं का संबंध है। संबंध होता नहीं मिस्टर जसवंत, सबूतों के आधार पर जोड़ा जाता है। खैर सुखिया, क्या तुम जानते हो कि तब उनके बीच किस बात किस्म का झगड़ा हुआ था? औरत कौन थी? इस बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि वह मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। सुखिया के खामोश होते ही इंस्पेक्टर रमन ने हवलदार राम सिंह से कहा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आज रात तुम गुप्त रूप से कांस्टेबल कृष्णा के साथ हवेली पर ही पहरा दोगे। अगर कोई खतरे वाली बात दिखाई दे मुझे तुरंत खबर करना। ओके सर। हाँ भाई, तरक्की का आज अगर हत्यारा यहाँ आ जाए हमारा तो उसे बचेगा नहीं। हाँ भाई, तरक्की का सवाल है। उधर हवेली के अंदर हरनाम, जसवंत एवं गिरिराज, पता नहीं क्या हो रहा है हवेली में। पहले पिताजी की हत्या, फिर बड़े भैया की। लगता है मैं जैसे अब मेरी बारी है। नहीं, मैं उस मनहूस हवेली में नहीं रहूँगा। सुबह उठते ही बम्बई लौट जाऊँगा। अब यहाँ रहना कौन चाहता है? मैं भी कल चला जाऊँगा। भैया का दाह संस्कार कौन करेगा? हम यह काम निपटा कर यहाँ से जाएंगे। कुछ ही देर में पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। टाकू हरनाम सिंह के कमरे में एक हाथ उनकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक किसी ने झटके से हरनाम सिंह की नींद खुल गई और रहस्यमय नृशंस हत्यारे ने हरनाम सिंह को कोई मौका नहीं दिया। भयानक हत्यारे से धीरे धीरे हरनाम सिंह को अपने कंधे पर लेकर एक और चल पड़ा और ठाकुर जसवंत सिंह का भी बुरा हाल था। उसे प्रतिक्षण मौत करीब दिख रही थी। ना मुझे हरनाम के भैया के पास जाना है, शायद डर कुछ कम हो जाए। जसवंत हरनाम सिंह के पहुंचा। हरनाम भैया। अंदर हरनाम का बिस्तर खाली देखकर बुरी तरह उबल पड़ा।
अरे हरनाम भैया कहाँ गए? ठीक जैसे ही पीछे मुड़ा मुंह से चीख निकला, ई हा हा हा। जसवंत ने पीछे बचा खूनी पंजे ने ख़त्म कर दिया। हाँ, कोई नहीं बचेगा। उधर वृक्ष जैसे हवलदार राम सिंह और कृष्णा तेज चीख सुनकर चौंके। अरे ये चीख कैसी थी? अंदर गड़बड़ी लगती है, चलो चल कर देखें। चीख सुनकर गिरिराज सुखिया हरनाम की ओर दौड़े, मगर रास्ते में ठिठक गए। जसवंत भैया, ओह हत्यारे ने मार डाला। सुखिया, हरनाम भैया को जगाओ जल्दी। अच्छा छोटे मालिक। मगर कुछ ही समय बाद वे बदवासा भागे हुए लगे। छोटे मालिक, हरनाम मालिक अपने कमरे में नहीं है। क्या बकते हो सुखिया? वे भागकर हरनाम पहुँचे। ओह नहीं सुखिया, जल्दी से इंस्पेक्टर अमन को फ़ोन करो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? राज सिंह और कृष्णा वहाँ पहुँचे। वहाँ के हालात देखकर माथा ठनका। इन्हें क्या हुआ है? हत्यारे ने जसवंत भैया को भी ख़त्म कर दिया और हरनाम भाई साहब का भी। कहीं पता नहीं, उफ मैं क्या करूँ? अरे कृष्णा साहब को फ़ोन करो, सुखिया फ़ोन करो। 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर रमन वहाँ पहुँचे। आओ उन्हें बाहर तलाश करते हैं। हे प्रभु, ये जहाँ भी हों सही सलामत हों। बाहर आकर वे सब हरनाम की तलाश में निकले। तभी एक मुखिया चौक उठा। सुखिया चीख उठा, साहब यहाँ ये हरनाम बाबू की लाश यहाँ कुएं में लटकी रही है। ओह नहीं! हरनाम सिंह को मृत अवस्था में देखकर कुएं में लटका गिरिराज सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ा। लाश कुएं से निकलकर एम्बुलेंस भेजने के बाद हवलदार राम सिंह, तुम गिरिराज को होश में लाओ, तब तक हवेली में एक बार फिर चेक करते हैं। यस सर। हत्यारा बैग चला के कहीं कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। भैया तुम भी चले गए, अब इतनी बड़ी हवेली में मैं कैसे रहूँगा? चुप हो जाओ मालिक, चुप हो जाइए। इंस्पेक्टर रमन पहुंचा। मुझे अफसोस है कि मैं कातिल को नहीं पकड़ सका, लेकिन आपके पिता और अपने भाइयों को भी खोना पड़ा। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं जल्दी ही गिरफ्तार कर लूँगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस मनहूस हवेली में नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ रहा तो वह मुझे भी मार डालेगा। मुझे अपने साथ ले चलिए। अगर इसे अकेला छोड़ा तो कातिल सचमुच इसे मार डालेगा। हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। एकाएक कुछ सोचकर प्रसन्न हो उठा। आहा, एक आइडिया। ठीक है मिस्टर गिरिराज, फिलहाल तुम हमारे साथ चलो, तब तक कोई ना कोई रास्ता खोज निकालूंगा। गिरिराज को अपने बंगले पर लेकर पहुंचा। इंस्पेक्टर, बैठो, तुम आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम आराम से रह सकते हो, कल मैं और इंतजाम कर दूंगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर। एक ही परिवार में एक के बाद 4 हत्या होने के कारण इंस्पेक्टर रमन बहुत चिंतित था। वह उस हत्यारे तक पहुँचना चाहता था। इस केस में केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है, और वह है प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर विशाल। फ़ोन पर विशाल को संबंधित बात हुई। हेलो विशाल, मैं इंस्पेक्टर रमन बोल रहा हूँ। कृपया तुम तुरंत यहाँ चले आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, हमारी याद कैसे आई? इस वक्त मुझे तुम्हारे केस में सख्त ज़रूरत है। क्या तुम आ सकते हो? ज़रूर, मगर क्या बात है? इंस्पेक्टर रमन ने विनोद को सारी घटनाएं बताई संक्षेप में। मामला वाकई सीरियस है। ठीक है, मैं आज रात ही गाड़ी से निकल कर आ रहा हूँ। तो फिर सुनो, तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से आना है। इस केस की फ़ाइल की कुछ ज़रूरी बात है कि स्टेशन में ही पहले तुम्हारे डिब्बे में पहुँचा दूंगा। अब मुझे लखीमपुर स्टेशन पर डिब्बे के दरवाजे के बाहर खड़े मिलना। ओके दोस्त। सुबह 4 बजने ही वाले हैं। निश्चित समय पर विशाल पहुंचा। हेलो विशाल, कैसे आना हुआ? अच्छा हूँ, मगर तुम काफ़ी बदल गए हो। चलो, हाँ आज अंदर चलकर बातें करनी है। ये इंजन पानी के लिए काफ़ी देर तक रुकता है। भीतर? हाँ बताओ क्या चक्कर है? इस केस की फ़ाइल पढ़ते ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। पढ़ने के बाद इसका मतलब ठाकुर परिवार का हत्यारा अब गिरिराज का भी कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। हाँ, लेकिन फ़िलहाल बंगले में सुरक्षित है मेरे। इंस्पेक्टर रमन, क्या तुम किसी बहाने गिरिराज को मुझे यहाँ मिलवा सकते हो, कातिल से छिपाकर? मगर यहाँ किस लिए? यह बाद में बताऊँगा। तुम बताओ हाँ या ना। मिलवा देंगे भाई। तो फिर तुम जल्दी करो, अभी यहाँ से उतरता हूँ। कल 9 बजे सुबह मैं यहीं पर मिलूँगा। तुम्हारी योजना भी समझ में नहीं आई, किंतु मैं वही करूँगा जो तुमने कहोगे। उधर प्रतापगढ़ में इंस्पेक्टर ने एक योजना तैयार की। गिरिराज को लेकर हवेली में पहुंचा। देखो सुखिया, एक व्यक्ति पर हमें शक है। शायद उसे मिस्टर गिरिराज पहचानते हैं। मैं उन्हें लेकर शाम से पहले लौटाऊंगा। लेकिन जैसे ही वे जीप के करीब पहुंचे, जा चला जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। वो कौन थी? बुढ़िया पगली है बेचारी। मैं पहले भी इसे कई बार देख चुका हूँ। चलो अब चलें। रास्ते में इंस्पेक्टर रमन अपनी योजना पर डिटेक्टिव विशाल को पहचान बता दी। देखो, लखीमपुर स्टेशन पर तुम डिटेक्टिव विशाल से मिलोगे, फिर अगली गाड़ी से वापस आओगे। अब से 2 घंटे बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। ओके इंस्पेक्टर। फिर ठीक 9 बजे। हेलो मिस्टर गिरिराज। ओह, आप ही हैं डिटेक्टिव विशाल, आइए अंदर चलिए। देखो गिरिराज, कातिल को पकड़ने के लिए मैंने एक स्कीम बनाई है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मुझे क्या करना होगा? इस समय तुम्हारी जान को खतरा है। जो मैं कहता हूँ वही करो। मगर गाड़ी प्रतापगढ़ पहुंची। हेलो गिरिराज, कर्नल विशाल नहीं आए, अगली गाड़ी से आ रहे हैं।
हाँ लौटा है, आखिर मौत तुम्हें यहाँ दोबारा खींच लाई। कौन हो तुम? मुझे बुढ़िया रहस्यमयी लगती है, वह पगली है, हवेली में कुछ घटनाओं के कारण ऐसा बोलते हैं। अब हम कहाँ चल रहे हैं? मेरे घर, मगर मैं हवेली जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरा काफ़ी सामान है, कल सुबह यहाँ चलाऊँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वहाँ तुम्हें खतरा है। मेरे पास खतरे से निपटने के लिए रिवॉल्वर है। हवेली में पहुँचकर रमन ने रोकी गाड़ी। ओह, एक रात की बात है, तुम्हारे सिपाही तो हैं, सावधान रहना। ओह, मालिक आ गए। सुखिया, तुम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ मेरे बगल वाले कमरे में सो जाओ। ठीक है मालिक। सुखिया के जाते ही गिरिराज अपने कमरे में पलंग पे सो गया। वह पागल बुढ़िया क्या वास्तव में पागल है या फिर कोई और चक्कर है? आधी रात के बाद ज़बरदस्त चीख निकली। ई अरे सुखिया की चीख, उसकी जान खतरे में है। लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा खोलकर घुसता, एक व्यक्ति से टकराया। ओहो, गिरिराज उसे देखकर बुरी तरह चौंका। तुम कातिल, अब नहीं बचोगे। था कफ। उसने खुद को पंजे से मुक्त कराकर एक और भागा। गिरिराज ने रिवॉल्वर निकाली। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मगर वह नहीं रुका। गिरिराज ने फायर कर दिया। धाएं। गोली उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। और जब नीचे गिरिराज घूम के पहुंचा, अरे कहाँ गया? उसने सारा इलाका छान मारा, उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। खैर, सुखिया की खबर लेता हूँ। हवेली में तैनात सिपाही दौड़े चले आए। क्या हुआ? फायर किसने किया था? मैंने, किंतु कातिल बचकर निकल भागा। ओहो, आओ, अब आओ, तुम्हें ज़रूरत हुई तो बुला लूँगा। गिरिराज सुखिया में पहुंचा। क्या पकड़ा गया मालिक? नहीं। उसने तुम पर हमला क्यों किया? मैं क्या जानूँ छोटे मालिक, वह तो मुझे मार ही डालता, किंतु तभी आपके कदमों की आहट सुनकर भाग निकला। कब तक बचा रहेगा? एक ना एक दिन कानून के जाल में फंस जाएगा। मगर वह अंदर आए कैसे? क्या तुमने अंदर से दरवाज़ा बंद किया था? शायद वह पहले से ही कमरे में छिपा हो। ओह, मगर अब तुम सावधान रहना। ठीक है छोटे मालिक। फिर गिरिराज अपने कमरे में पहुंचा। कहीं इन सब घटनाओं में सुखिया का हाथ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। हेलो गिरिराज, सुखिया बता रहा था कि रात कातिल से आपका टकराव हुआ है। हाँ, किंतु वह भाग निकला। मैं आपको बताने आया हूँ कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, शायद वह 3 दिन लग जाएं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, तब तक मैं यहीं रहूँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर कल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था गिरी, तुमने समय नहीं दिया। आज बताओगे? ट्रेन में डिटेक्टिव विशाल से तुम्हारी क्या बताई? माफ़ करना इंस्पेक्टर साहब, विशाल साहब ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। आपसे मिलने पर भी आपकी सारी बात बताएंगे। मगर उन्हें तो कल शाम को आना था। क्या मैं कह सकता हूँ इसमें? मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा, तो अब मुझे इजाज़त दो। इंस्पेक्टर रमन ने जैसे दरवाज़ा खोला। तुम? चाय लाया हूँ, आप जा रहे हैं? यह सुखिया कहीं दरवाजे पर खड़ा हमारी बातें तो नहीं सुन रहा था? अब चाय पीकर ही जाना। सुखिया कब से काम कर रहा है हवेली में? करीब 25 वर्षों से। कहीं तुम इसी पर हत्यारे होने का शक तो नहीं कर रहे? हमारा काम ही शक करना है इंस्पेक्टर गिरिराज। जरूरत पड़ने पर तो हम पुलिस वाले अपने बाप को भी शक की निगाहों से देखते हैं। हाँ हाँ। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, वह पागल बुढ़िया के विषय में जानने की उत्सुकता है। कौन? यह तो कोई नहीं जानता वह कौन है, लेकिन 6 महीनों से उसे गाँव के पुराने खंडर में देख रहा हूँ। सुना है उसका एक जवान लड़का था जो कुछ माह पहले छोड़कर कहीं चला गया था। उसी के नाम से पागल उसे ढूंढती हुई बुढ़िया वहाँ जाकर रहने लगी। पर वह यहाँ क्यों आई थी? क्या उसे पता है उसका लड़का भागकर इसी गांव में आया? यह मात्र संयोग हो सकता है। अच्छा, अब समय काफ़ी हो गया, मुझे चलना चाहिए। ओके मुखिया। सुखिया साहब को बाहर तक छोड़ा। बहुत छोटे मालिक, आप कहीं जा रहे हैं छोटे मालिक? हाँ सुखिया, खाली हवेली काटने को दौड़ती है। गांव का एक चक्कर लगा लूँगा, समय आसानी से कट जाएगा। तुम भी सावधान रहना। न जाने क्यों बुढ़िया मुझे रहस्यमय लगी। कहीं ये सब कत्ल? नहीं, बुढ़िया में इतनी हिम्मत तो नहीं दिखती। आज इसे मिलकर पूछ कर देखता हूँ। मगर अभी खंडर में कदम रखा ही था। हाँ, भाग जा वरना तू भी नहीं बचेगा। मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो। बताओ तुमने ये सॉन्ग क्यों रचा हुआ है? हाँ, अपनी जान की सलामती चाहता है, छोड़कर भाग जा वरना नहीं बचेगा। हाँ, जब तक अपने भाइयों और पिताजी के हत्यारों को फांसी में न झूलता देख लूँ, मैं यह हवेली छोड़कर नहीं जाऊँगा। हाँ, पागल मर जाएगा। अरे आवाज़ कैसी? थम। एकाएक किसी व्यक्ति के भागते देखा, चौंका। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। सुखिया तुम यहाँ? और ये छोरा? हाँ मालिक, आपको खंडर की ओर आते देखा, मैं डर गया कहीं कातिल आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए ये छुरा लेकर मैं आपके पीछे आया। अगर कातिल ने मुझे देख लिया तो मैं छोड़ता नहीं छोटे मालिक। फाइल के मुताबिक सुखिया ने अपने बयान में 25 वर्ष पहले एक औरत के साथ झगड़े का जिक्र किया था। मुझे भी फिर इंस्पेक्टर से मिलना होगा। उसने सुखिया को हवेली में भेज दिया, खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा। अरे आप, कुछ देर पहले तो हम मिले थे, एक ज़रूरी काम याद आ गया इसलिए चला आया था। कैसा काम मिस्टर गिरिराज? मुझे आज से 25 साल पहले की उस घटना का ब्यौरा चाहिए जिसमें पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की गई हो। मैं समझा नहीं। उस झगड़े के बाद से सुखिया उस औरत के इस गांव में नहीं देखा है। पुरानी रिपोर्ट देखकर मैं जानना चाहता हूँ
कहीं उस औरत ने पिताजी के खिलाफ़ कोई रिपोर्ट आई तो नहीं लिखवाई थी? और अगर लिखवाई थी तो उसे न्याय मिला नहीं, उससे क्या होगा? यह मैं समय ने बताऊंगा। पहले आप ये बताइए, काम होगा नहीं? 25 साल पहले के रिकॉर्ड में एक ऐसी रिपोर्ट ढूंढना रेत के ढेर में सुई है निकालने के बराबर है मिस्टर गिरिराज। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम में आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं करूंगा इंस्पेक्टर साहब। अगर हम सफल हो जाते हैं तो हत्यारे के बहुत ही करीब होंगे हम। आओ रिकॉर्ड रूम में चलें। फिर वे सरगर्मी से उस फाइल को खोजने में लग गए। पूरे 2 घंटे कठोर परिश्रम के पश्चात ये मिल गई, यही फाइल। ओह लाओ, मुझे दिखाओ। मैं कानून से प्रार्थना करती हूँ मुझे मेरे बच्चे बलजीत को न्याय दिलाकर ठाकुर को दंडित किया जाए। रुक्मणी। फाइल पढ़ने के बाद, इस समय रुक्मणी नाम की औरत शायद न्याय मिलना चाहती है। साफ लिखा है, रमन के आरोप बेबुनियाद हैं। रुक्मणी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और इस प्रकार वह फाइल को बंद कर दिया। शायद पिताजी ने केस ख़त्म करवाने के लिए उस समय थाना इंचार्ज को मोटी रिश्वत दी है। इससे थाना अध्यक्ष का नाम लिखा है, जिसमें गत वर्ष एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन आपने क्या कहा था, अगर वह फाइल मिल गई तो क्या हत्यारे को तुम पहचान चुके हो? ओहो, शायद उसका नाम जान चुका हूँ मैं, पर आपको अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अगर कातिल ने आपको कोई नुकसान पहुँचा दिया तो क्या होगा? आपको मुझे कातिल का नाम बता देना चाहिए उसी रात। आज रात मुझे सतर्क रहना होगा। गिरिराज का अनुमान बिल्कुल ठीक था। एक भयानक आदमी सोए हुए गिरिराज के पास पहुंचा, झपट कर उसका गला दबाने लगा, मगर गिरिराज के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। यह देख व्यक्ति बुरी तरह चौंक पड़ा, लेकिन हकीकत यह थी। ठीक उसी पल तुम्हारा खेल खत्म हो गया प्यारे। हाँ, तुम्हारा यह तमचा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता गिरिराज। अगले ही पल हाथ में उछालकर पुतला गिरिराज पर उछाल दिया। हाँ, हम्फ। वह व्यक्ति बाहर भागा। इतनी आसानी से तुम नहीं भाग सकते बलजीत। आहा। फिर गिरिराज उस पर टूट पड़ा। धम धड़ाक खड़ाक। गिरिराज ने सर की टक्कर का वार किया। ई। लेकिन जल्दी उस भयानक शक्ल वाले इंसान समझ नहीं पाया। ढिशुम। और मौका देखकर गिरिराज ने अड़ंगी ली। ओहो। और उसके बाद गिरिराज ने उसे समझने का मौका नहीं दिया। सुनो, हत्यारे में गिरिराज नहीं बल्कि प्राइवेट डिटेक्टिव विशाल हूँ। यह देखो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे भेष धारण करना पड़ा, अन्यथा तुम गिरिराज का खून करने में सफल हो जाते। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। बेटे मालिक, दरवाज़ा खोलिए। छोटे मालिक। विशाल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। ओहो, ये सब क्या है? कौन हो तुम? छोटे मालिक कहाँ हैं? तुम्हारे छोटे मालिक ठीक हैं सुखिया, मैं जासूस विशाल हूँ, और ये रहा तुम्हारे मालिकों का हत्यारा। हमें तुरंत इंस्पेक्टर रमन को बाहर पहरे पर खड़े सिपाहियों को भेज दो। क्या? आधे घंटे बाद पूरी पुलिस फोर्स उस हवेली में पहुंची। फिर इंस्पेक्टर रमन हवेली के भीतर पहुंचा। तुम्हारी हैरत का उछल पड़ा। तो तुम? यस इंस्पेक्टर, कातिल को पकड़ने का यही तरीका था। और मन ही मन विशाल प्रशंसा करते हुए कातिल से मुनासिब हुआ। हाँ तो बताओ तुम कौन हो? ठाकुर परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सुनो, तुम्हें शायद सुनकर हैरानी होगी कि बलजीत ठाकुर की पहली पत्नी रुक्मणी का पुत्र है। क्या ये वही रुक्मणी जिसे शायद 25 साल पहले ठाकुर ने ठुकरा दिया था? हाँ, जानते हो रुक्मणी कौन है? जी हाँ, वही पागल बुढ़िया। खबरदार जो मेरी माँ को पागल कहा। नहीं कहेंगे, लेकिन अब सारी कहानी हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहेंगे। तब बलजीत समझ चुका था छिपना बेकार है। उसे कहना शुरू किया। मेरे जन्म लेने से पहले ठाकुर साहब माँ को बहुत चाहते थे, पर दुर्भाग्य से मैं पैदा हुआ और मेरे कुरूप रूप को देखकर ठाकुर साहब मुझसे नफरत हो गई। मैं इस बच्चे को हरगिज़ नहीं अपना सकता। इस पर दया कीजिए ठाकुर साहब, अब ये कुछ भी हो हमारी औलाद है। ऐसी औलाद से बेऔलाद रहना अच्छा है। हम इसे तो ठकराएं, हम इसे कूड़े के ढेर में फेंकवा देंगे। नहीं, मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो कान खोल कर सुनो ठकराएं, इस घर में या तो ये बच्चा रहेगा या हम। ठाकुर साहब, अगर आपकी ये इच्छा है ठाकुर साहब, तो आप एक बात सुन लीजिए। इस बच्चे को उसका हक दिलवाने के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। कानून के हर दरवाजे की चाबी हमारी तिजोरी में है बेवकूफ़। हम जब चाहें तुम्हारे लिए कानून के दरवाजे बंद करा सकते हैं। अब हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। चली जाओ इस मनूस के साथ हवेली से आधुस दूर। फिर क्या हुआ? वही जो ठाकुर साहब ने कहा। माफ़ी और दायरा मुकदमा झूठे गवाहों और माँ बदजननी का आरोप लगाकर बंद करवा दिया। मेरी माँ मुझे गोद में उठाए दर दर भटकती रही। बचपन में जवान होने तक मेरी माँ के होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी। फिर एक दिन अपनी कसम देकर माँ के दिल का दुख जान लिया, और उस दिन मेरे दिल में ठाकुर खानदान से भयानक प्रतिशोध की ज्वाला सुलग उठी। मैं घर से भाग के यहाँ आ गया। माँ नहीं चाहती थी मैं ऐसा करूँ, अतः वो पगलाई सी मेरे पीछे यहाँ तक आई। तब मैंने समझा लिया, मगर माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वे पागल सी बनी सड़कों पर घूमने लगी। रात को रास्तों में पड़ी अपनी माँ को खंडर में उठा ला था। माँ ने मुझे समेली के भीतर के गुप्त रास्तों के बारे में बताया। मैं हत्या करके नहीं रास्तों से, खंडरों से निकल भागता। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने पंजों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी माँ अब खंडर में होगी? हाँ। खंडर पहुँचते ही, ओह माँ, यह तुमने क्या किया? बुढ़िया के हाथ पर दबा। मेरे बेटे, मैं तो उसी दिन मर गई थी जब ठाकुर साहब ने मुझे और तुझे ठुकराया था।
दूसरी बार जब ठाकुर साहब की हत्या हुई, अब मैं थक चुकी हूँ, अंतिम बार हमेशा हमेशा के लिए मर रही हूँ, तेरी अभागी माँ। फिर विशालगढ़ प्रताप में बलजीत के बारे में विस्तार बताया तो बरबस ही उससे आंखें भर आई। मिस्टर विशाल, मैं एक बार फिर बलजीत से मिलना चाहता हूँ। ज़रूर गिरिराज। और हवालात में, बलजीत मेरे भाई, ये तुमने क्या किया? ओह तुम। गिरिराज, मैं पागल हो गया था। मुझे अफसोस है बलजीत कि पिताजी के कारण माँ और तुम्हें इतने दुख झेलने पड़े, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी माँ थी। मैं ही उनका पूरे सम्मान के साथ क्रियाक्रम करूँगा मेरे भाई। काश यह कहानी फिर कभी ना दोहराई जाए। दूसरे दिन 4 चिताएँ सजाई गईं। अपने भाइयों की चिता के साथ बलजीत की माँ की चिता के आगे देते हुए गिरिराज एकाएक सिसक उठा। माफ़ कर देना माँ, काश तुम्हारे जीवित रहते मैं तुम्हें अपनी माँ कहने का अधिकार प्राप्त कर सकता। केस ख़त्म हो गया है, अब मुझे चलने की इजाज़त दो मिस्टर रमन। चले जाना, गाड़ी आने में 20 मिनट बाकी हैं। लेकिन एक बात तुमने बताई नहीं, तुमने बलजीत के हत्यारा होने का शक कैसे हुआ? विशाल ने बताया कि जब तुमने उसे पगली बुढ़िया के बारे में बताया तब अपने बेटे की तलाश करते हुए यहाँ आई है, बस। तो एकाएक बुढ़िया मुझे रहस्य में लगने लगी। फिर तुम्हारी फाइल में उसकी जवानी का फ़ोटो देखकर मैं चौंक पड़ा, और इसका हवेली के इर्द गिर्द घूमना, ठाकुर द्वारा उसे ठुकराया जाना, फिर दूसरी शादी कर लेना, इत्यादि बातों ने मुझे शक की पुष्टि कर दी और बलजीत हत्यारे के रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। समाप्त। तो दोस्तों, खूनी हवेली का रहस्य कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। इस सेट की तीसरी कॉमिक्स थी। नेक्स्ट कॉमिक्स इज विनाशदूत। विनाशदूत कॉमिक्स, ये सब कवर पर सुपर हीरो विनाशदूत की पहली कॉमिक्स थी जो राज कॉमिक्स के फर्स्ट सेट में आई थी। सुपर हीरो विनाशदूत। विनाशदूत अखबार में एक जोशी ने भविष्यवाणी की है कि आने वाली 26 जनवरी को दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी कई भविष्यवाणियाँ कई बार लोग करते हैं और पूरी दुनिया में कई बार दहशत फैल जाती है। 1998 में भी ऐसी दहशत फैलाई थी किसी ने भविष्यवाणी करके। फिर एक दहशत फैली थी 2012 में, माया सभ्यता को लेकर दुनिया तबाह हो जाएगी और कोई तारा ज़मीन से टकराएगा और सब कुछ खत्म। तारा क्या मुझसे बिना पूछे टकराएगा? लोग कहते हैं कि बच्चे तारों के समान होते हैं, लेकिन एक दिन मैं तारों तक पहुंचूंगा। वह तारा ठीक रहेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं दुनिया का पहला प्राणी होऊंगा जो सबसे पहले इस पर कदम रखेगा। सारे करेक्टर्स की फ़ोटो लगी है, राज कॉमिक्स लिखा हुआ ऊपर। ओहो, लेकिन यह तारा इतना बड़ा क्यों नज़र आ रहा है? मैंने तो पहले कभी इतना बड़ा तारा नहीं देखा। ये बड़ा होता जा रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। अब और कुछ और बड़ा हो रहा है भगवान, मुझे फ़ौरन अंकल को खबर कर देनी चाहिए। ब्लैक बॉय सीधा प्रोफेसर सोम के घर पहुंचा। नन्हे जासूस, इतनी रात को क्या खबर लाए हो? मैंने देखा है कि अजीब सा तारा सबसे बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। और एक जोशी ने भविष्यवाणी, शाबाश, लेकिन ये खबर किसी को मत सुनाना कि तूने ऐसा तारा देखा, वरना प्रलय आ जाएगी। और जो एक जोशी ने भविष्यवाणी की है कि 26 जनवरी को तारा पृथ्वी से टकराएगा, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यह रहा अखबार। क्या तुम उसे अंतरिक्ष दूरबीन से देखना चाहोगे? लेकिन अंकल, वह तारा, हाँ, अभी और इसी वक्त। प्रोफेसर सोम ब्लैक बॉय को एंटी न्यूक्लियर वॉर इंटरप्राइजेज की लेबोरेटरी में ले गए, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ध्रुव कार्य में व्यस्त थे। अंतिम स्थिति क्या है ध्रुव? अंतरिक्षयान नष्ट हो गया है और बड़ा दुख भरा समाचार मिला है। अंतरिक्षयान स्काई हुड की अंतिम रिपोर्ट में जो मेरे यंत्रों के ग्रहण की है, मैंने डिकोड कर लिया है। मैं आपको अंतिम रिपोर्ट सुनाता हूँ। इतनी सूचना मिल चुकी है कि सौरमंडल के एक ग्रह वज्र में प्रलय हो गई है और उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए हैं। एक टुकड़ा पृथ्वी की ओर आ रहा है। स्काई हुड ने इस भयंकर स्थिति को देखते हुए उस पर रॉकेटों से हमला कर दिया है। वे उसे असंख्य टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहते हैं, परंतु उनकी यह कोशिश नाकाम रही। तब स्काई हुड के यात्रियों ने अंतिम प्रयास यह किया कि उनकी दिशा हिंद महासागर की ओर मोड़ दी। फिर लेकिन उसके लिए उन्हें अपने विमान की संपूर्ण शक्ति के साथ उल्का से टकराना पड़ा। उनकी टकराने की दिशा शक्ति सही थी, किंतु उसके लिए उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। ऐसे जाबाज लोगों की दुनिया में पूजनीय होते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्षयान नष्ट हो गया, इसका खेद नहीं। उन्होंने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया, इसका फ़क्र हमें सदा रहेगा। अंकल, आप लोगों ने मुझसे क्या छुपा रहे हो? यह ज़रूरी था? मुझसे क्यों छिपा कर रखा है यह सब? यह ज़रूरी था बेटे। अगर तुम्हारे मुंह से इस संबंध में एक शब्द भी निकल जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, 60 साल के बुजुर्गों का तजुर्बा रखता हूँ।
विश्व का सबसे खतरनाक दल रेड स्टार टूटे हुए तारे की गतिविधि से अनभिज्ञ नहीं था। सारी दुनिया में रेड स्टार के गुर्गों का जाल फैला हुआ है। इनका सरगना रेड बॉस के नाम से जाना जाता है और रेड बॉस विश्व में अपना एकमात्र शासन चाहता है। रेड स्टार के हेडक्वार्टर पर तुरंत ही आपातकालीन मीटिंग तलब की गई। चारों दिशाओं के सरगने रेड लैंड पर उतरने लगे। सभा कक्ष में, दोस्त, मैं रेड बॉस तुम सबका स्वागत करता हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे सभी जोन्स के लीडर यहाँ पधार चुके हैं। आने वाले दशक में विश्व के सभी झगड़े खत्म हो जाएंगे और इस पृथ्वी पर एक नया शासन प्रारंभ हो जाएगा और नए शासन की बागडोर आपको संभालनी है। लेकिन इस समय जिस हंगामे मीटिंग को बुलाया गया है, इसकी वजह वज्रग्रह की प्रलय है। उसका एक हिस्सा टूटकर पृथ्वी पर आ रहा है। अब तुम्हें एक रोमांचक दृश्य दिखाते हैं जिसकी फिल्म हमारे जासूस अंतरिक्षयान ने तैयार की है। यह देखो वज्रग्रह की प्रलय का दृश्य, जहाँ विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि युद्ध होते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और यह है अंतरिक्ष का वह स्थल जहाँ स्काई हुड टूटे तारे की उस उल्का से टकराया जो पृथ्वी की तरफ आ रहा था। हमारी अनुसंधानशाला के अनुसार यह उल्का हिंद महासागर में जाकर गिरेगी। लेकिन हमें इस सिलसिले में क्या करना होगा, यह एक बहुत ही गोपनीय समस्या है। दरअसल हमें विनाशदूत की तलाश है। विनाशदूत? यह कौन है? वज्रग्रह की सर्वशक्तिमान हस्ती जिसे लोग तबाही का देवता समझकर पूजा करते थे। उनका ख्याल है कि प्रलय के बाद एक यही हस्ती जीवित रहेगी। चकित कर देने वाली बात तो यह है कि हर युग में इस देवता को वहाँ देखा जाता रहा है। वज्रग्रह में 5 बार प्रलय आई और 5 बार यही एक हस्ती थी जो जिंदा रही। कोई हस्ती लाखों सालों तक कैसे जिंदा रह सकती है? हमारे अंतरिक्षयान ने वर्तमान हस्ती का चित्र भेजा है। पहले तुम सब गौर से देखो, यह है विनाशदूत। इस विनाशदूत को आप पहले भी नरकनाशक नागराची कॉमिक्स में देख चुके हैं। हो सकता है समय समय पर विनाशदूत मरता रहा हो, उसकी जगह कोई लेता रहा हो। हाँ, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमारे अंतरिक्ष खोजियों का अनुमान है कि जो उल्का पृथ्वी की तरफ आ रही है उसके घर में विनाशदूत का हेडक्वार्टर था जो शायद तबाह नहीं हुआ। ओहो, चूँकि वज्रग्रह हमेशा के लिए तबाह हो गया है, इसलिए विनाशदूत उस ग्रह की ओर लौटने की कोशिश करेगा। फिर अगर वह पृथ्वी पर जीवित आया तो फिर वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। ऐसा क्यों? हमारी उससे क्या दुश्मनी है? विनाशदूत के संबंध में यह प्रचलित है कि वह शांति और अमन का पुजारी है और ऐसे लोगों के लिए अपनी तबाहकार शक्ति का प्रयोग करता है जो जंग के हामी हैं, अमन के दुश्मन हैं। वज्रग्रह के अंदर क्या घटा, कुछ घटा, अभी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। जो जानकारी हमें मिली है, हमें उसी के आधार पर काम करेंगे। अगर वह इतना ही शक्तिशाली है तो वज्रग्रह को तबाही से क्यों नहीं बचा सका? चूँकि यह मामला हमारे किसी एक जोन संबंधी रखता है, इसलिए हम आपसे में से किसी एक को इस मिशन का इंचार्ज नियुक्त करेंगे और इसकी नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी। और इस मिशन का इंचार्ज अपनी सुविधा के लिए किसी का भी सहयोग ले सकता है। इसका मिशन होगा विनाशदूत की तलाश और उसका खात्मा। इंचार्ज की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी। मिस्टर गीन, आप लॉटरी निकाल कर मिशन इंचार्ज कर दें। ओके रेड बॉस। लॉटरी में पश्चिमी जोन इंचार्ज रॉक नाम आया। मैं सहज तैयार हूँ। मिस्टर रॉक, आप ऑपरेशन कंट्रोल रूम में चलें जहाँ आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। बाकी लोग नए आदेश तक लैंड में रुके रहेंगे। इधर रेड बॉस की योजना संपूर्ण हो चुकी थी, उधर वज्रग्रह की उल्का हिंद महासागर की ओर बढ़ चली आ रही थी। सभी देशों की अंतरिक्ष वेधशाला की दृष्टि उस पर जमी हुई थी। धरती के निवासी उस उल्का को देखने में लगे थे। चारों तरफ भय का आतंक का साम्राज्य फैला हुआ था। इधर ANI एंटी न्यूक्लियर इंटरप्राइज की दृष्टि उसी टूटे तारे पर जमा हुई थी। जनता बहुत भयभीत हो गई थी। रेडियो टीवी पर बार बार घोषणा हो रही थी। बहुत से लोग बदहवास पागल हो गए। हाँ, किसी ने हवा उड़ा दी और यह तारा ज़मीन से टकराने जा रहा है और प्रलय हो जाएगी। तारा हिंद महासागर की ओर आ रहा है और इस तक पहुंचने की फिराक में सभी देशों ने गतिविधियां शुरू कर दी हैं। उन लोगों का कहना है कि वज्रग्रह के इस टूटे हिस्से से बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। सारे मुल्क अपनी गुपचुप योजनाएं बनाए हुए हैं और हमारा देश क्या कर रहा है? सुनोगे तो उछल पड़ोगे। क्या कोई आश्चर्यजनक नतीजा सामने आने वाला है? हाँ, यही बात है। हमारा देश विनाशदूत के स्वागत की तैयारी कर रहा है। विनाशदूत? हाँ, यह भेद तब और भी स्पष्ट हो जाएगा जब इस बात का पक्का प्रमाण मिल जाएगा कि विनाशदूत पृथ्वी पर उतरने के बाद जीवित बच गया है। लेकिन यह विनाशदूत है कौन? ट्रेन। हेलो, मैं इंजीनियर ध्रुव बोल रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब यही मौजूद है, बात कीजिए। रक्षा मंत्रालय से फ़ोन है।
जी नहीं, अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि विनाशदूत जिंदा पृथ्वी पर उतर सकेगा। यदि ऐसा हुआ तो हिंद महासागर से उसका रुख करीबी देश की ओर होगा, जो कि हमारा देश है। क्या यह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है? योगी ब्रह्माचार्य ने वज्र ग्रह के संबंध में जो कुछ बताया है वह वैज्ञानिक सूत्रों के समान है। ब्रह्माचार्य की भविष्यवाणी है कि विनाशदूत पृथ्वी पर प्रकट होगा और विनाशकारी तत्वों के विरुद्ध लड़ेगा, लेकिन यह जानकारी हो सकता है दूसरे देश भी रखते हों। फिर भी आप अपनी तरफ से सुरक्षा की तैयारी रखेगा। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? इसकी सूचना हमारे भविष्यवाणी है कि विनाशदूत पृथ्वी पर प्रकट होगा और विनाशकारी तत्वों के विरुद्ध लड़ेगा, लेकिन यह जानकारी हो सकता है दूसरे देश भी रखते हों। आपको जानकारी हमारी सूचना हमारे उपग्रह ने दी थी। उसमें कुछ ऐसी आवाज़ें टेप की हैं जिसमें विनाशदूत के संबंध में जानकारी है। हो सकता है उसकी जानकारी स्काई हुड को भी हो रही हो, किंतु एक आवश्यक सूचना सुनिए। सारे देश में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर दिखाई दिया या अपने घरों की खिड़कियों से झांकता भी पाया गया तो उसे शूट किया जा सकता है। ठीक 48 घंटे बाद वज्रग्रह की उल्का हिंद महासागर में गिरने वाली है। तब तक मार्शल लॉ निरंतर बना रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति धैर्य और शांति से अपने घर में रहें। इस बीच यदि आपके घर में कोई घटना घट जाए तो प्रत्येक नगर में कुछ नंबर दिए जा रहे हैं। शेष सभी लाइनें डेड रहेंगी। ऐसी व्यवस्था अफवाहों से बचने के लिए की जा रही है। लोग प्रलय के आतंक के शिकार हो गए हैं। जब आदमी को पता लग जाए कि सबकी मौत निश्चित समय पर आ रही है तो उसका पागल होना स्वाभाविक है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मार्शल लॉ ने नियंत्रण में रखेगा। बहुत से लोग अपने घरों में ही भय के मारे मर जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। यह पागलपन की हद होगी। बहरहाल हमें अपनी तैयारी करनी होगी। हम एक शिप द्वारा हिंद महासागर की ओर रवाना हो रहे हैं। चलो, सड़कों पर बड़ी भगदड़ मची है। लोग आवश्यक सामान खरीद कर घरों की तरफ भाग रहे हैं। हेलो, हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। हमारा हेलीकॉप्टर तैयार रखो। ओके सर। आर्मी हेलीकॉप्टर। प्रोफेसर सोम, आप जा सकते हैं। आज तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हमले की तैयारी हो रही है। गुड लक सर। यस आर्मी एयर कंट्रोल हेलीकॉप्टर नंबर टाइम। हम हिंद महासागर के ऊपर आ गए हैं। हेलीकॉप्टर शिप पर उतर गए। कर्नल दरेल के स्वागत के तैयार खड़ा था। यात्रा में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, सब ठीक है। कर्नल दरेल, सबसे पहले मैं आपकी व्यवस्था से अवगत होना चाहता हूँ। आइए हम शिप कंट्रोल रूम में चलते हैं। वे लोग कंट्रोल रूम में पहुँचे। अंतरिक्ष भेदी दूरबीन में नजर आने वाले दृश्य आयन टीवी स्क्रीनों पर उजागर हो रहे हैं, और यह है वह यंत्र जो तारे की दिशा से अवगत करा रहा है। हमारी पनडुब्बी हंटर जो बिल्कुल तैयार खड़ी है। जैसी उल्का समुद्र से टकराएगी, हमारी पनडुब्बी समुद्र की तह में उतरकर उसकी प्रतिक्रिया देखेगी। शिप में जो स्टाफ मौजूद होगा वह गैस मास्क पहनेगा ताकि यदि कोई जहरीली गैस छूटे तो उससे बचा जा सके। फाइन, आपका प्रबंध और योजना सटीक है। बस अब कुछ ही मिनट शेष हैं। हमें पनडुब्बी में चलना चाहिए। और वज्रग्रह का टूटा हिस्सा आखिरकार हिंद महासागर में आई टकराया। गड़ड़ संयोग से तारे का हिस्सा भारतीय शिप के निकट ही गिरा। कैप्टन मार्थुर, शिप की क्या पोजीशन है? चारों तरफ जबरदस्त तूफान उठा हुआ है। फिलहाल हमारी स्थिति बड़ी भयंकर हो गई है। सैकड़ों फुट ऊंची उछलती लहरों को शिप के जबरदस्त झटके लग रहे हैं। अगर खतरा बढ़ जाए तो लाइफ बोट उतार लें। हमारी पनडुब्बी उल्का के समीप पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में हम अपना काम शुरू कर देंगे। ओवर। उल्का का एक हिस्सा हमारे सामने है प्रोफेसर। हमें उल्का के भूगर्भ की जानकारी चाहिए। इसके लिए सबसे शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग करें। यह काम तुम्हारा है मिस्टर ध्रुव। डार्क रूम में फिल्म डेवलप करो। उल्का के अंदर के बहुत से चित्र आ सकते हैं। आ रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रोजेक्टर पर चलाओ। प्रोजेक्टर पर उन चित्रों का निरीक्षण किया है। ये रॉकेट के अवशेष हैं और ये निश्चय ये स्काई हुड का हिस्सा है। यह सब इसके अंदर धंस गया है। ओह, यह कोई ठोस दीवार है। क्या हमारे यंत्र इस दीवार के अंदरूनी दृश्य नहीं देख सके? जी नहीं, इस दीवार में कई कोणों से चित्र आए हैं। इस संबंध में हमारी तकनीक काम नहीं कर रही है। ओह, यह चित्र के किसी सुरंग का मालूम पड़ता है, और इस सुरंग के अंतिम हिस्से में वैसी दीवार है। इंजीनियर, सुरंग की ठीक स्थिति मालूम करो। उल्का के एक छोर तक यह सुरंग आई हुई है, परंतु इसका दहाना बंद है। इस दहाने को काट दो। कड़र कड़र कड़र। पनडुब्बी इस सुरंग के दहाने को काटने लगी। सुरंग का दहाना कट गया है। इसमें पानी भरने लगा है। गोताखोर उतार दो। तुम दोनों सुरंग के अंदर जाओगे और अंतिम बेर की स्थिति से अवगत कराओगे। गोताखोर सुरंग के अंदर प्रविष्ट हुए। किसी ठोस और मजबूत धातु से बनी सुरंग है, और इसका अंतिम छोर ऐसी धातु से बना है इसमें कोई दरवाज़ा जरूर होगा। ओह, यह क्या चीज़ है? बहुत ही विचित्र किस्म की अंडाकार चीज़ है। इसका हिस्सा टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखूं। एक मुर्दा प्राणी, वज्रग्रह का प्राणी। हमने बहुत बड़ी सफलता। हमने वज्रग्रह का प्राणी पा लिया। उसे लेकर आ जाओ। दोनों गोताखोर वज्रग्रह के प्राणी को लेकर वापस लौटे।
पनडुब्बी के अंदर यह मुर्दा प्राणी और अंडाकार वस्तु इसका यान रहा होगा इसके, लेकिन हमने सबसे पहले इसे पाया है। इसकी कलाई में कोई यंत्र बधा है, इसके अलावा इसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। शायद सुरंग दरवाज़ा खोलने में ये यंत्र सहयोगी हो। ध्रुव, तुम इस यंत्र की जांच के तुरंत बाद मुझे सूचित करो। कुछ देर बाद, सर इस यंत्र में एक ऐसा पॉइंट है जिसे दबाने से अलग अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि पॉइंट को कितनी बार दबाया गया है। इसे 3 बार दबाने से कैसा ही मैकेनिज्म शॉक हो खुल जाएगा, यहाँ तक कि हमारी पनडुब्बी के मैकेनिज्म को लॉक को इसने खोल दिया। वेरी गुड, तो फिर हम इस द्वार को भी इसके माध्यम से खोल देंगे। इस बार हम मिनी पनडुब्बी से उस सुरंग में दाखिल होंगे। मिनी पनडुब्बी सुरंग में दाखिल हो गई। काफ़ी चौड़ी सुरंग है। यह देख, ये सुरंग की बंद दीवार का बड़ा द्वार खुल गया है। हम किसी बहुत बड़ी प्रयोगशाला के अंदर हैं। किसी यंत्र को हाथ न लगाना। मिनी सबमरीन रोक दो और मास्क पहन लो। ओके सर। हैरानी की बात है, ये स्वतः ही प्रकाश की व्यवस्था है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता प्रकाश आ कहाँ से रहा है। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा हॉल है। पानी की वजह से अब यहाँ धीरे धीरे तालाब बनता जा रहा है। इस हॉल में गुप्त दरवाजे होंगे। इंजीनियर ध्रुव, तुम दरवाजे खोलने का प्रयास करो, फिर हम पूरे स्थान को छान मारेंगे। ओके सर। ये लोग मास्क पहनकर स्थान का निरीक्षण करने लगे और तरह तरह के इस तरह के आंतरिक कक्षों से गुजरने के बाद कक्ष में पहुँचे। ओह, यह क्या, एक और प्राणी चमकीली बेल्टों में से जकड़ा हुआ खड़ा है। प्रोफेसर ने इस प्राणी को चेक किया। यह तो जिंदा है, लेकिन गहरी बेहोशी में। इसके शरीर में, ओह मेरे मस्तिष्क को क्या हो रहा है, जैसे हथौड़ों की सी चोटें पड़ रही हैं। प्रोफेसर सोम की विचार शक्ति, एक नया विचार उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्रोफेसर इस बात से अनभिज्ञ था कि यह विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुई। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो वह करो जो मैं कहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर सोम है। कौन हो तुम? विनाशदूत, वज्रग्रह का पहला और आखिरी प्राणी। बाईं तरफ 10 कदम पर चलो और एक गोल दायरा दिखाई पड़े, उस पर खड़े हो जाओ। प्रोफेसर गोल दायरे में खड़ा हुआ। अब 3 बार ताली बजाओ। प्रोफेसर ने 3 बार ताली बजाई। ओह, ताली बजाती मेरे हाथों से क्या चीज़ हो गई। तुम्हारे हाथ में जो यंत्र आया है उसे पूरी शक्ति से मेरे शरीर पर दे मारो। ठस। एक जोरदार भूकंप के साथ कमरे में गाढ़ा धुआं फैल गया। वे लोग लड़खड़ा कर गिर पड़े और जब धुआं हटा तो सब लोग अपने मास्क उतार लो। तुम लोग किस ग्रह के प्राणी हो? पृथ्वी। पृथ्वी के प्राणियों में विनाशदूत, तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। स्वागतम, वेलकम। विनाशदूत, तुम्हारी भाषा जानते हो, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति है जो दिमागों से संपर्क करके उनकी भाषा समझ बोल सकती है। मैं एक लंबी यात्रा तय करके यहाँ आया हूँ और मैंने अपने ग्रह को तबाह होते देखा है। मेरे साथ गद्दारी की गई। मुझे मेरे वफादार ने धोखा देकर इस जगह पर बांध दिया और इसके बाद वह खुद भी मारा गया और मैं प्रलय की गहरी नींद में चला गया। अगर ऐसा ना होता तो वज्रग्रह टुकड़ों में विभाजित न होता। मेरे मस्तिष्क की जटिल प्रणाली में ग्रह वासियों की चीख पुकार गूंज तो रही थी, लेकिन ना तो मैं जाग सकता था ना ही मुक्त हो सकता था। मेरे सहयोगी विनाशकारी तत्वों से जा मिले थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया विनाशदूत? उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ख़त्म ही कर डाला था, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे विनाशदूत की मौत नहीं हुआ करती। वह सो सकता है परंतु मर नहीं सकता। उन्होंने मेरे ही शस्त्रों का प्रयोग मेरे विरुद्ध किया। यह कहानी बहुत ही लंबी है, कभी फुर्सत मिली तो तुम्हें सुनाऊंगा। फिलहाल मुझे यह देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या है। चारों तरफ समुद्र है। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। यह पनडुब्बियाँ हैं, चारों तरफ घूम रही हैं। क्या मुझे घेरने की कोशिश कर रही हैं? ओह, एक पनडुब्बी ने दूसरी पनडुब्बी पर हमला कर दिया है। समुद्र में जंग छिड़ी है। दोस्तों, क्या तुम लोगों भी किसी पनडुब्बी से आए हो? हाँ। उसकी पहचान क्या है? उस पर ANI लिखा हुआ है। ANI 5 को तबाह कर दो। बड़ाम। सू 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 सू। धाम। तुम्हारी पनडुब्बी पर किसी दुश्मन पनडुब्बी ने हमला कर दिया है क्या? लेकिन हमें पनडुब्बी की ओर से कोई संदेश क्यों नहीं मिला? जिस जगह तुम खड़े हो वहाँ यंत्रों के अलावा कोई भारी यंत्र काम नहीं करता। समुद्र में जंग के हालात पैदा करने वाले रेड स्टार ग्रोह के आदमी थे। मेरी पॉलिसी है कि इन्हें आपस में लड़ा दिया जाए। इसके लिए हमारी 4 पनडुब्बियाँ पर्याप्त हैं। उसके बाद जो भी देश इस ग्रह के टुकड़े में दिलचस्पी रखता है वे समझौता वार्ता करेंगे और इस बीच हम इस पर अधिकार जमा लेंगे। तुम बहुत सही जा रहे हो रॉक। शू 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 धड़ाम। जंग की स्थिति को देखकर तुरंत उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। सभी देशों के प्रतिनिधि एक आपातकालीन मीटिंग में शामिल हो गए। सभी देशों के प्रतिनिधि अपने विचार सामने रखें। आपातकालीन मीटिंग ने निर्णय लिया, वज्रग्रह के टूटे हिस्से को खोज करने वाले प्रत्येक देश को चाहिए कि वे अपने खोजी दस्ते की गतिविधि को रोककर उन्हें तुरंत वापस बुला लें। साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि इस खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दस्ता तैयार किया जाए। इस दस्ते के अलावा कोई भी उस क्षेत्र में प्रविष्ट होने की कोशिश नहीं करेगा।
समुद्र में आपसी जंग के कारण बची कुची पनडुब्बियां भी नष्ट हो गईं। अब बड़ी शांति से, लेकिन हवा में षड्यंत्र की गंध मिल रही है। प्रोफेसर, क्या यहाँ विभिन्न देशों का राज्य है? हाँ, हमारा देश भारतवर्ष है, जो इस जगह से सबसे निकट है। हम एक शांतिप्रिय देश के निवासी हैं। तो फिर मैं अब सबसे पहले तुम्हारे देश की यात्रा करूँगा। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारा देश मेरा अपना देश होगा। हमारे देशवासी तुम्हारा जोरदार स्वागत करेंगे विनाशदूत। इधर रॉक टोली सुरंग तक पहुंच गई। हम लोगों ने उल्का के भीतर जाने वाली एक सुरंग तलाश कर ली है। ठीक है, मैदान साफ है, अंदर दाखिल हो जाओ। क्या सुरंग इतनी बड़ी है कि पनडुब्बी उसमें दाखिल हो सकती है? यह खतरा हम मोल नहीं ले सकते। पहले हम अपने गोताखोरों को अंदर भेज रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, तुम उल्का क्रेटर्स से बाहर निकल सकते हो। बाहर की चौकसी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ लोग मेरे हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे सब के सब अंदर आएँ और फिर वे खुद ही सब कुछ बता देंगे कौन लोग हैं। यह तो कोई लंबा चौड़ा हॉल है और मैं इसके बीच में तालाब बना हुआ है। सब लोग अंदर आ सकते हैं, या किसी प्रकार का खतरा नहीं है। बड़ी शानदार जगह है। रॉक का पूरा गिरोह अंदर आ गया। हाँ, मैं दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये जगह तलाश की है। चीयर्स। यह विनाशदूत का हेडक्वार्टर रहा होगा, लेकिन मालूम पड़ता है वह मर खप गया होगा। हमारे लिए ये सब छोड़ गया है। बॉस, हमें उसके अंदरूनी हिस्सों की पूरी खोजबीन कर लेनी चाहिए। हाँ, विनाशदूत की लाश यहीं कहीं सड़ गल रही होगी, और अगर यहीं मौजूद हुआ होता तो मैं उसके लिए पूरा प्रबंध करके चला हूँ। आणविक मानव जकोटा हमारी सहायता के लिए सेकंडों में यहाँ आ जाएगा। विश्व की महाशक्तियों से निपटने के लिए हमने जिन गुप्त शक्तियों का आविष्कार किया उनमें से एक आणविक मानव जकोटा भी है, लेकिन उसे तब प्रयोग किया जाएगा जब विनाशदूत पर हमारे सारे शस्त्र बेकार हो जाएंगे। जकोटा यहाँ ट्रांसमिट होकर पलक झपकते ही आ सकता है। अभी इन गुप्त शक्तियों का प्रयोग विश्व महाशक्तियों को चौंकाना नहीं चाहते हैं, परंतु विनाशदूत के लिए मैंने जकोटा की मांग कर ली है। वह डेंजर एक्वायर्ड के प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा है। इसका मतलब वज्रग्रह में जिस तरह के तत्व पनप चुके हैं वैसी हमारी पृथ्वी पर भी हो चुकी है। जिप 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 जिप। यह तुमने हमें किसी अदृश्य जंजीर में कैद कर लिया विनाशदूत। यह तुम लोगों के लिए सुरक्षा बेल्ट है। घबराओ नहीं, कुछ ही देर में मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगा। यह इसलिए ज़रूरी है कि कुछ देर ही मेरा हेडक्वार्टर जंग का मैदान बनने वाला है। ना तो तुम यहाँ से जा सकोगे, ना ही कोई यहाँ से जा सकेगा, और कोई आ भी जाता है तो उसके बाद कोई हथियार सुरक्षा बेल्ट को पार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए ऐसी प्रबंध कर रहा हूँ कि तुम यहीं से सारी जंग देख सकोगे। थोड़ी देर के लिए तुम्हारे मस्तिष्क में चलचित्र चलना शुरू हो जाएगा और फिर तुम मेरी प्रत्येक गतिविधि देख सकोगे। विनाशदूत गायब हो गया। वज्रग्रह के विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति कर ली थी। यह ब्रेन टीवी है जिसके ज़रिए मैं विनाशदूत की सभी गतिविधियाँ देख रहा हूँ। पता नहीं हम किसी विपत्ति में फंस गए हैं। काश मैं भी जंग के मैदान में विनाशदूत के साथ कंधे से कंधा भिड़ा पाता। जिसकी तुम्हें तलाश थी मैं हूँ, विनाशदूत। अटैक। सर्र। ओहो, मेरी गन हवा में। रटर कर्र। हम सब के हथियार हवा में उड़ रहे हैं। तड़ाक। साएं। इस पर तो सारे हथियार नाकाम हो रहे हैं। मैं इस धरती पर तुम जैसे लोगों का खात्मा करने आया हूँ। छपाक। हेलो डेंजर कंट्रोल जकोटा, मूव। सिग्नल मिलते ही डेंजर प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा जकोटा ट्रांसमिट होकर विनाशदूत के हेडक्वार्टर में प्रकट हो गया। बताओ तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका सरगना कौन है? जकोटा जकोटा जक ठाक। जकोटा इसे ख़त्म कर दो। छपाक। विनाशदूत ने पानी में गिरते ही बाईं कलाई से गुप्त स्टील बेल्ट का प्रयोग किया। चिप। बेल्ट से निकलते ही विनाशदूत ने जकोटा को इलेक्ट्रिक शॉक में से झटका दिया। छपाक। विनाशदूत जकोटा को बेल्ट के जकड़े पानी के अंदर खींच रहा था। मुझे इसे अपने अंदर हेडक्वार्टर में ले जाना चाहिए ताकि यहाँ कोई तोड़फोड़ ना कर सके। इस बेल्ट को काटना ज़रूरी था। अगर बिजली की बेल्ट है तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काट दिया जाए तो इसका एक ही तरीका है कि मैं विनाशदूत के शरीर से जा लिपटूँ। दोनों पॉजिटिव जॉइंट मिलते हैं और इस रफ्तार से मैं करीब पहुँच रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट अपने शरीर से लपेटते ही मेरे समीप आ रहा है। जकोटा ने पूरी ताकत के साथ विनाशदूत पर हमला किया। शार्प। लेकिन जैसे ही दोनों को थमला गए बेल्ट टूट गई। कड़ाक तड़ाक। और हेडक्वार्टर से बाहर आते ही विनाशदूत जल की सतह पर आ गया और उल्का की सतह पर चढ़ गया। शीघ्र ही जकोटा भी बाहर निकल आया। मैं जकोटा के मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसका अर्थ यह वो है कंप्यूटर मानव है। मुझे अपनी दिव्य आँख से इसकी आंतरिक मशीनरी का जाल देखना होगा। जब तक कंप्यूटर जाल ख़त्म नहीं करता जकोटा ख़त्म नहीं हो सकता।
अब मुझे इसका खात्मा कर देना चाहिए। मेरे शरीर से आणविक कैप्सूलों का हमला 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी आंतरिक मशीनों के 3 केंद्र हैं। एक आणविक कैप्सूल चार्ज करके विनाशकारी गैस छोड़ता है जो हरे वृक्षों को पलक झपकते ही सुखा सकती है। दूसरा केंद्र इसकी शारीरिक शक्ति क्षमता केंद्र है जो आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। तीसरा केंद्र ऐसी किरणों का जखीरा रखता है जिसके पहाड़ों तक को काटा जा सकता है। मुझे इन तीनों केंद्रों को ही निशाना बनाना है। ओहो, इसके आणविक कैप्सूल का केंद्र हरकत में आ रहा है जो 50 किलोमीटर की रेंज तक काम करेगा। मुझे इसमें छिद्र करना है। मेरी आँख की विनाशकारी किरण इसके खुले जबड़े से प्रविष्ट होकर ठीक पॉइंट पर मार करेगी। विनाशदूत, तेरी मौत चकोटा के हाथों होगी। ओम फफ, मेरी कैप्सूल शक्ति को क्या हो गया? मुझे तुरंत इसके फौलाद को काट देने वाली किरणें। विनाशदूत ने यह हमला बचा लिया और पीछे की धरती कटती चली गई। अब तो इसके दूसरे केंद्र पर हमला। सुर टर या ठाक, यह अपनी शक्ति का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। मुझे अपनी पूरी शक्ति से फेंकेगा लेकिन मैं हवा में काट के खुद को बैलेंस कर लूँगा। विनाशदूत हवा में चकराता हुआ संतुलित धरती पर आ खड़ा हुआ। उफ, इसकी ताकत का कोई अंत ही नहीं है। अब ये जहाँ तक चाहे उसे बढ़ा सकता है। विनाशदूत एक गार में उतर आया। चकोटा एक बार इस गार में उतर आए, फिर मैं उसे बाहर निकलने का अवसर नहीं दूंगा। चकोटा ने चट्टानें लुकानी शुरू कर दी। पता नहीं कहाँ जाकर छिपाए। नीचे उतरता हूँ। अब मुझे अंधेरे तलाश में करता रहेगा जिससे मैं ऊपर स्प्रिंग से जंप करके, देखो चकोटा, मैं यहाँ ऊपर। शैतान बदमाश। विनाशदूत चकोटा शक्ति के अंतिम केंद्र नेत्र शक्ति पर हमला कर दिया। टर, और शक्ति के 3 केंद्र नष्ट होते ही चकोटा टुकड़े में विभाजित हो गया। धड़ाम। और उसके बाद विनाशदूत ने उन पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया जो रेड बॉस की थी। पहले मैं देखता हूँ कि किस पॉइंट पर हमला करना है। फिर नेत्र की विनाशकारी शक्ति अपना काम कर डालती है। हजारों वर्ष से मेरी यह नेत्र शक्ति इसी प्रकार दूर रहकर भी अपना रास्ता बनाती चली जाती है। अब मुझे हेडक्वार्टर लौटना चाहिए। हेडक्वार्टर में उस कक्ष में जहाँ प्रोसेसर और उसके साथी सुरक्षा बेल्ट में जकड़े हुए हैं। लो, अब मैं तुम्हें सुरक्षा बेल्ट से मुक्त करता हूँ और तुम्हारे साथ भारतवर्ष की यात्रा करूँगा। वहाँ मैं सारी दुनिया को संदेश दूँगा। हमने बड़ी खौफनाक और दिलचस्प जंग देखी। वे लोग छोटी पनडुब्बी द्वारा यात्रा करते हुए भारतवर्ष पहुँचे और हेडक्वार्टर पर प्रोफेसर के हेडक्वार्टर में यह चेतक इलेक्ट्रॉनिक्स घोड़ा हमारी तरफ से महान विनाशदूत को भेंट। अंकल, मैं भी आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मेरे बच्चे, मेरा घर नष्ट हो गया परंतु इस पृथ्वी के सभी बच्चों को मैं संदेश दूंगा कि वे मेरी तरह बहादुर बने। और एक दिन संसार के सभी टीवी और रेडियो पर विनाशदूत का संदेश गूंज उठा। पृथ्वी के निवासियों, वज्रग्रह में प्रलय हो चुकी है। जिस तरह हमारी दुनिया आपसी युद्ध में नष्ट हो गई, मैं तुम्हें ऐसे विनाशकारी युद्ध से बचाने आया हूँ। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो अपने घर की छत पर लाल बल्ब रोशन कर दो। विनाशदूत तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये विनाशदूत कॉमिक्स यहीं शानदार समाप्त होती है। ये पहला सुपर हीरो था राज कॉमिक्स का, जो इसके पहले सुपर हीरो कॉमिक्स थी। तो दोस्तों, ये था राज कॉमिक्स का सेट फर्स्ट की कॉमिक्स है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। और आगे ऐसी कोई सेट की डिमांड हो, आप कोई ऐसे सेट चाहते हो जो कंप्लीट हम आपके सामने लेके आएँ, तो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।